ओके, आज का टॉपिक शुरू करेंगे, एरिस्टोटल से शुरू करेंगे। एरिस्टोटल कल हमने शुरू किया था, आज कंटिन्यू करेंगे एरिस्टोटल को। पहले एरिस्टोटल कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में। इसके बाद देखेंगे फिर फर्दर कौन सा टॉपिक बचा है जो हमें कंप्लीट करना है। इस सेशन का नाम मैं चेंज करवा दूंगी, अभी मैकियावेली इसका नाम है, लेकिन आई चेंज इट टू एरिस्टोटल। ठीक है, दोनों के ही नाम। गिव मी 2 minutes, आई जस्ट हैड माई फूड सो आई कैन नॉट डायरेक्टली स्पीक। 2 मिनट में शुरू करेंगे। इन द मीन टाइम आप लोग अपना हिंदी के नोट्स बना रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले। You guys are making your handmade notes, right? हाँ, प्लीज़ बनाते रहो धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी तो लगातार क्लासेस हैं आपकी, 12 क्लासेस। ये ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद आपको प्लेंटी ऑफ टाइम मिलेगा बाकी सबका भी लिखने का। तो प्लीज़ प्लेटो के एटलीस्ट नोट्स बनाने अपने शुरू कर दीजिए। एक दो थ्योरीज के लिख लीजिए, बुक आपको पता ही है। आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम जैसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बनाएं। अच्छा, तो इसके लिए उमंग आप क्या कर सकते हो, इग्नू के नोट्स में जो शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन है प्लेटो की, वो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी दी हुई है, तो वो इंट्रोडक्शन आप ले सकते हो। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गिव मी सम टाइम। आपने पीडीएफ तो अपलोड की ही हुई है, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल रहा था पिछले कुछ दिनों से। आई वॉज नॉट इवन वेल, तो मैं ज़्यादा नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। स्क्रीन टाइम में अपना थोड़ा कम रखती हूँ आजकल, लेकिन हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आज आज आई सी टू इट, अंडरलाइन करके आज या कल में आपको दे दूंगी। लेकिन नहीं तो आप नोट्स में से कर सकते हो, मतलब कुछ मेन चीज़ें जो आपको करनी है इग्नू के साथ में। आप अपनी बुक का जो भी हिंदी मीडियम की कॉपी कॉपा है उनको साथ में मिला करके देखिए। जो चीज़ें मैंने क्लास में पढ़ाई है ना, सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है। मैंने जितना पढ़ाया है क्लास में उसी को हिंदी में एज इट इज़ लिखना है। नहीं, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इंग्लिश नोट्स में आपके, मैंने फुल पीडीएफ आपकी अपलोड ऑलरेडी कर दी है। एंड उसमें कुछ डिक्टेट करने वाले भी थे इंग्लिश नोट्स, तो जो डिक्टेट करने वाले थे वो मैं आपको आज शाम तक दे दूंगी। आई टेल समवन वो स्कैन करके, क्योंकि दूसरे बैच में ऑलरेडी इंग्लिश नोट्स लिखे हुए हैं, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लिखने में, क्योंकि फिर ऐसे 15-20 मिनट एक ही टॉपिक को लिखने में चला जाता है और बहुत मतलब जल्दी टाइम ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी आप लोगों का मैंने 1.5 घंटे के सेशंस रखे हैं, तो हम इसको ज़्यादा ही रखते हैं। मैं कभी कभी 2 घंटा भी पढ़ाती हूँ आपको, तो इस चक्कर में तो ज़रूरी नहीं है इंग्लिश के नोट्स करने की। वो वहाँ पर क्योंकि डिक्टेट कराए गए हैं, तो आपको वो वहाँ से मिल जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, और प्लीज़ पढ़ते रहना और रिवाइज करते रहना। फ्लो चार्ट्स हिंदी मीडियम के लिए आपको खुद बनाने पड़ेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए फ्लो चार्ट क्योंकि दूसरे लोगों ने बनाए हुए हैं, तो वो फ्लो चार्ट आपको मैं शेयर कर दूंगी उनसे। ठीक है, जिसकी भी हैंड राइटिंग अच्छी है उसके फ्लो चार्ट आपको मिल जाएंगे। एक बार, बस एक बार की बात है हिंदी मीडियम के लिए, दोबारा के भी किसी हिंदी मीडियम स्टूडेंट को हेल्प नहीं, मतलब वो नहीं करनी पड़ेगी इतनी ज़्यादा। हम लोग इसीलिए धीरे धीरे काम करेंगे इन चीज़ों पे। ठीक है, तो आई गिव यू दैट अंडरलाइन पीडीएफ। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो इतना याद रखो कि जैसे मैंने पढ़ाया है उसी पर्सपेक्टिव से, जैसे मतलब बिल्कुल जो एक एक चीज़ बताई गई है आपको, जैसे प्लेटो की लाइफ के बारे में मैंने जितना बताया, तो एज इट इज़ उतनी चीज़ आपके नोट्स में होनी चाहिए। उससे फालतू अगर कोई चीज़ लिखी है तो उसको स्किप कर दो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में एज इट इज़ वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो चीज़ मैंने आपको क्लास में पढ़ाई है। ठीक है, ओके। तो एरिस्टोटल में हमने कल क्या क्या कवर किया था, हमने प्लेटो एंड एरिस्टोटल का कंपैरिजन देखा था। फिर हमने थ्योरी ऑफ स्टेट कवर किया था, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी कवर कर लिया था। आज हमें कवर करना है थ्योरी ऑफ स्लेवरी, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, रेवोल्यूशन। अच्छा, एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में ही थ्योरी ऑफ जस्टिस कवर हो जाती है, और इसी में हम थ्योरी ऑफ इक्वालिटी भी कवर करते हैं, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है, एक थ्योरी दूसरी थ्योरी से कनेक्टेड है। तो ये चीज़ इसमें कवर हो जाएगी, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी भी इनकी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होगी, ठीक है, वो देखेंगे। एंड देन वी विल इवेलुएट एरिस्टोटल। तो अगले 1.5 घंटे में, आज की क्लास 1.5 घंटे की रहेगी, जैसा कि 1.5 घंटा ओवर हो जाएगा आई एंड इट बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ। तो कोशिश करेंगे 1.5 घंटे तक भी मैं कंटिन्यू कर पाऊँ शायद। आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, लेकिन 1.5 घंटा तो मैं पढ़ाऊँगी। उसके बाद का जितना बचेगा वो हम कल की डाउट क्लियरिंग सेशन में कंटिन्यू करेंगे। कल हमारे पास सेपरेट 1.5 घंटा है, उसमें हम कवर कर लेंगे इसको,
क्योंकि मैकियावेली हम फिर बाद में स्टार्ट कर सकते हैं। आई एड अप वन मोर क्लास जिसमें हम मैकियावेली कवर कर लेंगे। होपफुली कल ही कवर कर लें शायद मैकियावेली की। कल मैं एक और क्लास लूँगी आपकी, एडिशनल क्लास होगी, एक डाउट क्लियरिंग होगा, एक मैकियावेली की क्लास होगी। ऐसे कर लेंगे। बाकी इफ आई एम फीलिंग वेल टुमारो तो ही, अदरवाइज वी विल नॉट डू इट। हाँ, आंसर राइटिंग सेशंस आप लोगों के अभी स्टार्ट नहीं होंगे बिकॉज आप लोगों का हिंदी मीडियम है ना, तो इस मंथ नहीं होंगे, नेक्स्ट मंथ होंगे। 10 घंटे आई डेडिकेट फॉर योर आंसर राइटिंग। ठीक है, मतलब हिंदी मीडियम इन द सेंस कि आप लोगों के बैच के लिए नहीं शुरू हुआ है ना आंसर राइटिंग का मॉड्यूल, तो आपके बैच के लिए अगले महीने मैं 10 घंटे रखूंगी। क्योंकि हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, अगले 3 महीने तक वैसे भी। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी, इन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, आप इंग्लिश में लिखिए, हिंदी वाले हिंदी मीडियम में लिखेंगे, बस इतना डिफरेंस रहेगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, एंड अगले महीने 10 घंटे रखेंगे, उससे अगले महीने भी 10 घंटे रखेंगे। सितंबर के बाद आपके जो आंसर राइटिंग सेशंस होंगे 20 to 30 रखेंगे हम, यानी 20 घंटे 30 घंटे सिर्फ आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि तब तक हमारा पेपर 1 सेक्शन ए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा फोकस किया जाएगा फिर आंसर राइटिंग में, धीरे धीरे करके, ताकि आपका बैकग्राउंड बेस बिल्कुल अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ स्लेवरी से। पूरी PSIR आप लोगों की खत्म होगी रजत दिसंबर तक, दिसंबर 15, दिसंबर 15 तक आपकी खत्म होगी। अगर आप चाहते हैं जल्दी कवर करना, इंग्लिश मीडियम जैसे अगर जल्दी कवर करना चाहता है, आप लाइव क्लास का पार्ट नहीं रहना चाहते, मतलब दिस क्लास हिंदी मीडियम के इस बैच का नहीं रहना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बैच में फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बैच में आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पावर किया है, उसके बाद डेमोक्रेसी, इक्वालिटी हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा, उनका खत्म होने वाला है। पेपर 1 सेक्शन है उनका, पेपर 1 सेक्शन है इस मंथ के एंड तक खत्म हो जाएगा, तो यानी उनका 35% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 सेक्शन ए एंड पेपर 2 सेक्शन ए आपका 70% ऑफ सिलेबस है, तो उनका 35 होने वाला है। एंड पेपर 2 सेक्शन ए में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इफ़ यू वांट आप उनकी रख सकते हैं। न्यू टॉपिक स्टार्ट इन इंग्लिश मीडियम। अच्छा, न्यू टॉपिक कब स्टार्ट होगा? न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा नमन, अगर न्यू टॉपिक भी आप देख रहे हो तो प्लीज़ न्यू टॉपिक से भी स्टार्ट मत करना। वाई? क्योंकि न्यू टॉपिक अगर मैं वहाँ शुरू करती हूँ तो उसकी कुछ ऐसे टॉपिक्स उसमें हैं जो कि कॉन्टीन्यूटी में है, आपने वो लोगों ने पढ़े ही नहीं होंगे या उनकी रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी होंगी। विदाउट वॉचिंग रिकॉर्डिंग्स अगर आप न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर मत करना, समझ नहीं आएगा, क्योंकि वही आइडियाज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी होंगी और मैं जल्दी जल्दी स्किप करूँगी उस टाइम पे। ठीक है, हिंदी वालों का बैच दिसंबर तक चलेगा। हिंदी वालों का क्या मतलब, आप लोगों का भी नॉर्मल जो इंग्लिश में भी पेपर लिख रहे हैं उन लोगों का भी 15 दिसंबर तक चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी इंग्लिश मीडियम को अगर कोई प्रेफर करता है तो अक्टूबर के बाद भी इंग्लिश मीडियम का एक बैच चलेगा, लेकिन दैट बैच विल बी प्योरली इन इंग्लिश। ठीक है, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि इसी बैच के साथ पढ़ाई कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर जो बैच चल रहा है उसमें तो बहुत लैग हो गया है, क्योंकि उसमें थिंकर्स हैं, उसमें आइडियोलॉजीज कंप्लीट हो चुकी हैं, थ्योरी ऑफ स्टेट कंप्लीट हो चुका है, पावर कंप्लीट होने वाला है, तो वो तो बहुत आगे जा चुका है। उसमें ऑलमोस्ट 30 सेशंस हो चुके हैं, 32 सेशंस हो चुके हैं, और इसको कवर अप करना विल बी अ वेरी ह्यूमंगस टास्क। तो इट इज़ बेटर टू गो विद दिस बैच, या फिर क्योंकि इसमें लाइव क्लास में आप समझ भी सकते हो, गो विद दिस बैच। तो थ्योरी ऑफ स्लेवरी शुरू करते हैं एरिस्टोटल की। थ्योरी ऑफ स्लेवरी में एरिस्टोटल देखिए प्लेटो ही जैसे हैं, प्लेटो भी ये बोलते हैं नेचुरल इनइक्वालिटीज में बिलीव करते हैं, ऐसे ही ये भी नेचुरल इनइक्वालिटीज में बिलीव करेंगे। तो नेचुरल इनइक्वालिटीज का मतलब है कि कुछ लोग सुपीरियर होते हैं, कुछ लोग इन्फीरियर होते हैं, यानी कुछ लोग मास्टर्स होंगे, कुछ लोग स्लेव्स होंगे। तो एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ स्लेवरी में कहा है कि स्लेवरी इज नेचुरल, स्लेवरी नेचुरल है।
ठीक है, और ये डिजायरेबल भी है, मतलब होनी भी चाहिए, एंड इट इज यूजफुल इंस्टीट्यूशन, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, तो स्लेवरी होनी चाहिए, और स्लेवरी नेचुरल है। नेचर ने ही इस तरीके से बनाया है कि कुछ लोग जो होते हैं वो दिमाग से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, एंड ये लोग, कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग होंगे, एंड कुछ लोग जो होंगे वो फिजिकली स्ट्रांग होंगे। तो जो लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं वो फिजिकल लेबर परफॉर्म करते हैं, वो फायदेमंद होता है। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो मेंटल लेबर करेंगे, जैसे कि जो हमारे, जिनके पास में रीजन है, जो मास्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मास्टर्स के पास में रीजन है, इसीलिए जो मास्टर्स हैं मेंटली स्ट्रांग हैं, वो लोग स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इनका ये मानना है। तो यहाँ पर स्लेवरी की जो डेफिनेशन होती है, स्लेव्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दो टाइप के स्लेव्स होते हैं, ठीक है। पहले होते हैं नेचुरल स्लेव्स, जो स्लेव्स बाय नेचर होते हैं। तो नेचुरल स्लेव्स का मतलब होता है जिन लोगों के पास में, अब देखेंगे किसको बोलते हैं ये स्लेव्स। एक होते हैं जो नेचुरली स्लेव होते हैं, और दूसरा है जो स्लेव्स बाय लॉ होते हैं, जो कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं। मान लो दो राजा के बीच में लड़ाई हुई, एंड इस राजा ने इस वाले राजा को हरा दिया, तो इसकी जितनी भी सेना होगी या इसके जितने भी सिटीजन्स होंगे इसके राज्य के, वो सभी प्रिजनर्स ऑफ वॉर की तरह इसके इनके अंडर में अब स्लेव्स की तरह काम करेंगे। तो हो सकता है इसमें जो सेनापति है, अब सेनापति तो सोल्जर क्लास से बिलोंग करता था, या फिर राजा का भाई है जो कि रूलिंग क्लास से ही बिलोंग करता है, क्योंकि वो भी मास्टर था, तो उनको भी स्लेव्स बना दिया जाएगा। तो ये स्लेव्स होते हैं स्लेव्स बाय लॉ। तो जो एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ स्लेवरी दी है वो इन लोगों के लिए नहीं दी है, स्लेव्स बाय लॉ के लिए नहीं दी है, नेचुरल स्लेव्स के लिए अपनी थ्योरी दी है। तो इस मामले में एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि कौन लोग होते हैं जो स्लेव्स बाय नेचर होते हैं। अगर हमको ये समझना है तो हमको ये समझना होगा कि नेचर में कितने प्रकार के लोग होते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। वो लोग जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं वो स्लेव्स बाय नेचर होते हैं, जो लोग मास्टर्स बाय नेचर होते हैं उन लोगों में मेंटली वो स्ट्रांग होते हैं, ये क्वालिटीज होती हैं कि उनमें रीजन डोमिनेट करता है, एंड एट द सेम टाइम इनमें करेज होता है, ठीक है। रीजन और करेज की वजह से ये लोग मास्टर बनते हैं। कैसे? देखो, मास्टर के पास में रीजन और करेज होता है, पहली चीज तो ये अपने रीजन के चलते ये अपने खुद के डिसीजंस लेंगे। स्लेव्स के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि ये डिसीजंस नहीं ले पाते, क्योंकि इनके पास में रीजन नहीं होता, ये डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरी चीज है कि इनके पास में करेज भी नहीं होता स्लेव्स के पास में, क्योंकि मान लीजिए जो डिसीजन इन्होंने लिया है, अगर वो डिसीजन गलत डिसीजन साबित हुआ तो दे दे इनके पास में इतना बूता नहीं है, इतना करेज नहीं है कि जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है, चाहे गलत डिसीजन लिया हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ये सह पाए, ठीक है। तो ये उससे हमेशा डरते हैं कि व्हाट इफ मैंने गलत डिसीजन ले लिया और इसके चलते कुछ गलत हो गया, तो ये लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि करेजियस नहीं है। तो मास्टर्स वो लोग होते हैं जो रीजनेबल होते हैं, करेज होता है इनके पास में, डिसीजन लेते हैं, एंड अपने इतना करेज रखते हैं कि जो भी कॉन्सिक्वेंस रहेगा, कि अगर गलत भी होगा तो देखा जाएगा, वो लोग मास्टर्स होते हैं। तो एरिस्टोटल हमें समझाना चाहते हैं नेचर का मैसेज, कि देखो सम आर कैन परफॉर्म फिजिकल वर्क, कुछ लोग काफी देर तक मैनुअल वर्क कर सकते हैं, काफी देर तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मेंटल वर्क नेचुरली करते हैं। तो यानी नेचुरल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, नेचुरल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करेंगी। इनफैक्ट आगे हम टॉपिक देखेंगे मैकियावेली का, तो मैकियावेली भी यही बोलते हैं कि अ प्रिंस हैज टू बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड ब्रेव लाइक लायन। प्रिंस मतलब रूलिंग क्लास, जो लोग, रूलिंग क्लास मतलब मास्टर क्लास। तो यानी एक मास्टर को, एक प्रिंस को, एक रूलिंग क्लास को क्लेवर होना चाहिए। क्लेवर से रिलेटेड है इनका, रीजन होना चाहिए उनके पास में, एंड ब्रेव होना चाहिए, यानी करेज होना चाहिए। ये मैकियावेली का भी कहना था। तो हम ये चीज देखते हैं कि चाहे प्लेटो हो, चाहे एरिस्टोटल हो, चाहे मैकियावेली हो, तीनों ही इस चीज में जस्टिफाई करते हैं कि नेचुरल इनइक्वालिटीज नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। कुछ लोग सुपीरियर होते हैं, कुछ लोग इंफीरियर होते हैं। बिजनेस क्लास मास्टर क्लास का पार्ट होगी, क्योंकि बिजनेस क्लास अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए डिसीजंस लेती है। इन लोगों के पास में
ऐसा होता है, रिस्क भी लेती है बिजनेस क्लास, तो ये मास्टर क्लास का पार्ट हो गई। ठीक है, अब ये जस्टिफाई करते हैं स्लेवरी को। देखो, स्लेवरी कंजर्वेटिव है, ये हमने देखा था कल कि जो एरिस्टोटल हैं वो कंजर्वेटिव है। एरिस्टोटल चाहते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स चल रहे थे वो एज इट इज चलते रहें। तो ये कंजर्वेटिव है उस हिसाब से, मतलब ये चाहते हैं कि स्लेवरी का जो इंस्टीट्यूशन एथेंस में था वो चलता रहे। तो उसके लिए ये स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं। स्लेवरी को जस्टिफाई कैसे करते हैं ये बोलते हैं स्लेवरी के बारे में कि स्लेवरी जो है एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, स्लेवरी नेचुरल होती है और यूजफुल होती है। ठीक है, इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि एरिस्टोटल जस्टिफाई करते हैं स्लेवरी को ऑन द बेसिस ऑफ बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म, व्हाइट मैन्स बर्डन एंड सिविलाइजिंग मिशन। बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म क्या होता है? बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म का हिंदी में मतलब होता है परोपकारी निरंकुशता। परोपकारी, दैट इटसेल्फ मीन्स कि जो जैसे ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स ने बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म को इसके चलते ही आगे जाकर के हमें ये बोला कि देखो, जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ही बेनेवलेंट है, मतलब ये इंडियंस की हेल्प करने के लिए, उनको सेटल लाइफ सिखाने के लिए कि कैसे एक अच्छी लाइफ जी जाती है, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हैं और इनको गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही वाइट मैन्स बर्डन होता है कि जो मास्टर होता है उसके ऊपर स्लेव्स का बर्डन होता है, उसको स्टिल स्लेव्स के लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं, स्लेव्स को सब कुछ बताना पड़ता है क्योंकि स्लेव्स कुछ नहीं, खुद कुछ नहीं कर पाते। तो ये एक तरीके का वाइट मैन बर्डन हो गया। जैसे कि जो लोग जैसे ये जो लोग हैं, ठीक है, जैसे ब्रिटिशर्स हो गए, ब्रिटिशर्स भी अपने ऊपर ये बर्डन मानते थे कि जो इंडियंस हैं वो बारबेरियंस हैं, मतलब उनको सेटल लाइफ नहीं जीनी आती है, वो अच्छे से नहीं रहते हैं, एकदम ऑर्गेनाइज लाइफ नहीं रहते हैं। तो ऑर्गेनाइज लाइफ के लिए ये इन पे वाइट मैन के ऊपर बर्डन आता है कि इनको सिखाना पड़ेगा, इनको एजुकेट करना पड़ेगा, इनके लिए बहुत कुछ काम करने पड़ेंगे, इनको सिविलाइज करने का मिशन। इन तीनों के बेसिस पे, मतलब ये कुछ ऐसे इनका मतलब सेम ही है, बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म और व्हाइट मैन बर्डन और सिविलाइजिंग मिशन। इसके चलते अरिस्टोटल बोलते हैं कि स्लेवरी जो है वो जस्टिफाइड करेंगे ये कि स्लेवरी सही है, मतलब स्लेवरी सही है क्योंकि स्लेव्स खुद डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। गिव मी 2 minutes, आई एम जस्ट कमिंग। एक्चुअली देयर इज अ some background noise that is coming. Hold. ओके, यस, एरिस्टोटल जस्टिफाई कर रहे हैं स्लेवरी को बाय टेलिंग कि मास्टर इज टेकिंग स्लेव्स का बर्डन टू मेक देम हैव अ बेटर लाइफ। यस, दैट्स ट्रू। ठीक है, तो ये यूटिलिटी बताते हैं। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? यू फॉर यूटिलिटी एंड यू फॉर यूजफुलनेस। मतलब स्लेवरी किस वजह से यूजफुल है, क्यों फॉलो की जानी चाहिए, कैसे यूजफुल है स्लेवरी, अब वो देखेंगे। तो इनका कहना है यूटिलिटी, 4 यूटिलिटी है स्लेवरी की। सबसे पहले, स्लेवरी जो होती है वो इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बहुत सही रहती है। क्यों? क्योंकि अगर स्लेवरी होगी तो जो लोग फिजिकली स्ट्रांग हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक काम कर पाएंगे। जितना काम करेंगे उतना प्रोडक्शन होगा, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि फिर वो लोग मार्केट में उतना ही चीज़ सेल करेंगे, तो वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो पहली चीज़, स्लेवरी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बहुत सही है। दूसरी चीज़ है स्टेट। स्टेट के लिए भी बहुत सही है स्लेवरी। क्यों? क्योंकि अगर स्लेवरी है तो यानी मास्टर्स के पास में स्लेव्स रहेंगे काम करने के लिए। मास्टर्स के पास में स्लेव रहेंगे तो सारा काम स्लेव्स करेंगे मास्टर का, और मास्टर के पास में फिर टाइम होगा, मास्टर स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। हमने कल देखा था कि सिर्फ मास्टर्स वो लोग जो एडल्ट मेल ग्रीक हैं, नेटिव बॉर्न एडल्ट मेल ग्रीक हैविंग प्रॉपर्टी, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट में, उन्हीं को सिटीजन्स बताया गया।
ठीक है, तो स्टेट के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि फिर ये लोग इसका पार्ट बन पाएंगे और स्टेट ऐसा स्टेट बेहतर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर ये पार्टिसिपेट करेंगे, डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, डेलिब्रेशंस होगी। यहाँ पर डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिबेट एंड डिस्कशंस होंगे यहाँ पर। दूसरी चीज बोलते हैं कि मास्टर के लिए भी सही है, क्योंकि इससे मास्टर के पास में भी अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि स्लेव्स इनका काम करेंगे, तो मास्टर्स के पास में अपॉर्चुनिटी रहेगी कि ये अपना वर्च्यू, अपना एक्सेलेंस एनहांस कर सकते हैं, मतलब जो भी इनका रीजन है फर्दर और नॉलेज पा सकते हैं और ज्यादा अपने थॉट्स को रिफाइन कर सकते हैं। और स्लेवरी जो है वो स्लेव्स के लिए भी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि स्लेव्स अपने आप खुद से नहीं जी सकते। ठीक है, एक गुड मास्टर की कंपनी के अंडर में रहेंगे अगर ये, तो इनके पास भी अपॉर्चुनिटी होगी कि ये कुछ वर्च्यू डेवलप कर पाए, क्योंकि इनके पास में करेज नहीं है, इनके पास में रीजन नहीं है, ये लैक करते हैं, तो इनका ख्याल कौन रखेगा? इनका ख्याल भी मास्टर रखेगा। इनफैक्ट इसी से रिलेटेड मैंने आपको कल बताया था कि एरिस्टोटल फैमिली में किन किन लोगों को इंक्लूड करते हैं। एक फैमिली का पार्ट होता है मास्टर, हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, एंड इसके अलावा वाइफ होती है जो डिपेंडेंट होती है, चिल्ड्रन डिपेंडेंट होते हैं, एंड ओल्ड पीपल, पेरेंट्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं मास्टर पे। एट द सेम टाइम स्लेव्स भी डिपेंडेंट होते हैं, स्लेव्स भी फैमिली का ही पार्ट है। ये माना गया, एरिस्टोटल ने ये माना कि स्लेव्स भी फैमिली का पार्ट होते हैं। और इन्होंने बोला, एरिस्टोटल ने, देखो एरिस्टोटल कंजर्वेटिव है, लेकिन उसके बावजूद जो एरिस्टोटल है वो प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव है। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव, प्रोग्रेसिव कैसे? वो चाहते हैं कि स्लेवरी कंटिन्यू रहे, लेकिन उस मामले में भी प्रोग्रेसिव है। ये बोलते हैं कि अगर मास्टर की कंपनी के अंडर में स्लेव्स डेवलप वर्च्यू, यानी अगर मास्टर की कंपनी में स्लेव के पास में रीजन भी आ जाता है एंड करेज भी आ जाता है, मतलब वो अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे अब, एंड साथ ही साथ अपने डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस को स्टैंड भी कर पाएंगे, तो मास्टर्स को इनको जाने देना चाहिए। देन मास्टर कैन सेट हिम फ्री। तो मास्टर एक ये चीज बोली और साथ में ये भी बोला, क्योंकि ये फैमिली का पार्ट है, मास्टर शुड टेक केयर ऑफ स्लेव्स प्रॉपरली, ये बोला इन्होंने। तो ये तो प्रोग्रेसिव बातें हो गई ना, कि आपको स्लेव्स का भी ख्याल रखना चाहिए, और साथ साथ अगर उनके पास में रीजन एंड आ जाता है करेज, तो उनको फ्री कर दो। तो इस मामले में ये है प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव। तो प्लेटो को हम, सॉरी एरिस्टोटल को हम स्टेटस कोइस्ट भी बोलते हैं, कि एरिस्टोटल स्टेटस कोइस्ट है। स्टेटस कोइस्ट का मतलब होता है जैसा भी ऑर्डर अभी चल रहा है वो ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे स्लेवरी थी वहां पर, तो वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। पेट्रियार्की थी, तो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जो एरिस्टोटल हैं वो स्टेटस कोइस्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं चाहते, ज्यादा रेडिकल चेंज नहीं चाहेंगे ये सोसाइटी में। ये चाहते हैं अगर चेंज आए भी तो भी स्लोली एंड स्टेडीली आए, धीरे धीरे करके आए। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही प्लेटो के जैसे कि एकदम बदल ही दी पूरी सोसाइटी, धीरे धीरे करके चेंज आ सकता है। तो ये स्टेटस कोइस्ट है। अब इसी का अगर हम इवैल्यूएशन करते हैं, एरिस्टोटल का क्रिटिकल इवैल्यूएशन में हम देखते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि स्लेवरी इज नेचुरल, इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि सिंपैथी इज नॉट एप्लीकेबल एवरी टाइम एवरीवेयर। स्लेवरी नेचुरल हो सकती है, नेचुरली कुछ लोग ज्यादा बेहतर होंगे मेंटली, कुछ लोग फिजिकली ज्यादा बेहतर होंगे, ठीक है, लेकिन हम नेचर में नहीं रह रहे हैं, हम सोसाइटी में रह रहे हैं, और सोसाइटी को बनाने वाला है मैन। नेचर को तो भगवान ने या जिसने भी बनाया है, बिकॉज ये लोग तो आइडियलिस्ट हैं, तो ये बिलीव करते हैं कि नेचर इज समथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय गॉड। लेकिन हम तो नेचर में नहीं रह रहे हैं ना, हम लोग मैन है, हमने सोसाइटी बनाई है, हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं। नेचर का प्रिंसिपल देखोगे, नेचर किस बेसिस पे रन की जाती है? नेचर में क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज्यादा फिट है वही सर्वाइव करता है, अदरवाइज दूसरों को मार दिया जाता है। जैसे आउट ऑफ लायन एंड जीब्रा और दूसरे जो भी होते हैं, ठीक है, कोई काऊ हो गई, तो ये लोग स्ट्रांग नहीं है, जीब्रा एंड काऊ।
तो इस केस में लायन कैन हंट देम एंड विल ईट देम, राइट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया। ऐसे ही एलिफेंट, एलिफेंट भी इसमें आ जाते हैं। एलिफेंट भी काफी पावरफुल है इन दैट सेंस। मतलब इतने साइज वाइज अगर आप देखो तो ये भी फिट में आ जाते हैं कैटेगरी में। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये नेचर का प्रिंसिपल है। जरूरी नहीं है कि जो चीज नेचर में एग्जिस्ट कर रही है वो चीज सोसाइटी पे भी अप्लाई की जाए। तो एक तो ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन हुआ। दूसरा ये है कि आप ये भी बोल सकते हो, देखो आज के टाइम पे स्लेवरी, अगर आप किसी को बोलोगे कि स्लेवरी की यूटिलिटी, अगर स्लेवरी इंडिया में फॉलो करते हैं तो इंडिया को फायदा होगा, चाहे कितना भी यूजफुल हो स्लेवरी का जो इंस्टीट्यूशन है, लेकिन नो अमाउंट ऑफ यूजफुलनेस, नो अमाउंट ऑफ यूटिलिटी कैन जस्टिफाई स्लेवरी। यू एक्सेप्ट इट, राइट? इट कैन नॉट जस्टिफाई स्लेवरी। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन डिग्निटी प्रिंसिपल आ चुका है। ह्यूमन डिग्निटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ह्यूमन डिग्निटी में इमानुअल कांत ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया है, ये नाम आपको याद रखना है। तो यानी अगर क्वेश्चन आता है स्लेवरी पे तो आप इमानुअल कांत का नाम जरूर याद रखेंगे, और इमानुअल कांत का नाम याद रख के आप लिखेंगे उसमें और क्रिटिसाइज करेंगे एरिस्टोटल को, कि इमानुअल कांत ने अपना प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी दिया है, जिसमें इन्होंने ये बोला है कि ईच मैन इज एंड इन इट सेल्फ, नो वन ऑट टू ट्रीट अदर्स एज अ मीन्स टू एन एंड। इसका क्या मतलब है? ह्यूमन डिग्निटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन डिग्निटी का कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी में आएगा, अभी सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेसिक बता रही हूँ, इतना डिटेल में हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन डिग्निटी के कॉन्सेप्ट में इमानुअल कांत बोलते हैं, इमानुअल कांत भी एक आइडियलिस्ट है। इमानुअल कांत का बोलना है कि देखो हम सभी जो हैं ह्यूमंस हैं, और ह्यूमंस में सभी के पास में रीजन है, सभी के पास में रीजन है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारी ड्यूटी बनती है, एक ऑब्लिगेशन है कि हमें दूसरे ह्यूमन बीइंग्स को भी रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करना है, सभी ह्यूमन बीइंग्स को, क्योंकि हम भी ह्यूमन है तो हमें दूसरे ह्यूमन को अपने ही हम उनको रिस्पेक्ट देंगे तभी तो सामने वाला हमको रिस्पेक्ट देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डिग्निटी का, कि क्योंकि सभी के पास में रीजन है तो सब अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ सुपीरियर हो गए, कुछ इंफीरियर हो गए, तो सुपीरियर वाले जो है इंफीरियर वालों को दबाएं और उनसे अपना काम निकलवाएं। नहीं, हम लोगों सभी के पास में रीजन है, इसीलिए सभी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो यूनिक हैं, सभी यूनिक हैं। ईच मैन इज एंड इन इट सेल्फ, मतलब हर एक जो आदमी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है, उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, अपनी एक डिग्निटी है। आप दूसरे को, नो वन ऑट टू ट्रीट अदर, मतलब आप दूसरे को एक मीन्स की तरह अपने लिए मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप दूसरे को एक चीज की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने एम को फुलफिल करने के लिए। आपका जो भी गोल है, आपको जो भी चाहिए, उसको पाने के लिए आप दूसरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर एक जो आदमी है, हर एक आदमी इम्पॉर्टेंट है, यूनिक है, सभी के पास में रीजन है, तो हमको रिस्पेक्ट देनी चाहिए सबको। यानी हर एक इंसान की अपनी एक खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड, उसकी खुद की अपनी एक वैल्यू है। तो इसीलिए उनको हमें एक इस्तेमाल करने वाली जो चीज होती है यूटिलिटी के जैसे हमको उनको यूज नहीं करना चाहिए, चीज की तरह हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उनका। ये कॉन्सेप्ट था इमानुअल कांत का, तो ये रिजेक्ट कर रहे हैं स्लेवरी को। आज के टाइम पे लिबरलिज्म में ह्यूमन राइट्स का जो टॉपिक है, ह्यूमन राइट्स पे भी सेम चीज आती है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, ठीक है, परसिक्यूशन हो रहा है जस्ट बिकॉज उनका रिलीजन अलग हो गया या प्रैक्टिसेस अलग हो गई, परसिक्यूशन होता है। इवन वेमेन का भी होता है। इनफैक्ट सोसाइटी में पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो उसमें भी यही ह्यूमन डिग्निटी प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ये समझ में आया क्रिटिकल इवैल्यूएशन। दिस इज थ्योरी ऑफ स्लेवरी। अब हमारी थ्योरी ऑफ स्लेवरी खत्म हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, विच इज थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एरिस्टोटल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज कर लो, या फिर स्टेट वर्ड यूज कर लो, या फिर गवर्नमेंट वर्ड यूज कर लो, सभी सेम है।
एक इम्पॉर्टेंट चीज एरिस्टोटल की है कि ही डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट, कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यानी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, और पॉलिटिकल साइंस तो शुरुआत ही स्टेट पे होता है और खत्म भी स्टेट पे ही होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट स्टेट, उसी के आसपास घूमती है। हर चीज शुरुआत भी वहीं पे होती है, खत्म भी स्टेट पे आके होती है। तो इनकी जो अप्रोच थी, इंडक्टिव अप्रोच थी, कल आपको बताया था कि ये एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके अपनी थ्योरी देते हैं। तो ये क्या करेंगे, 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके, सभी कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके क्लासिफाई करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब छह उसमें कैटेगरी में। ठीक है, मतलब देखो, आप अलग अलग कंट्रीज को एनालाइज करो, उसके बाद आप ओवरऑल व्यू दे दो, देखो इस कंट्री में भी सेम चीज़ है, इस कंट्री में भी सेम चीज़ है, इस टाइप का आप पूरा क्लासिफिकेशन देते हो कि कितने टाइप की गवर्नमेंट हो सकती हैं पॉसिबल। तो ये इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया कि वर्ल्ड में, मतलब इनके हिसाब से जितने कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने एनालाइज किए, तो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स रूलिंग, कि कितने लोग रूल करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, और किस पर्सपेक्टिव से, किस ऑब्जेक्टिव से रूल कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। तो दो फैक्टर्स लिए हैं इन्होंने, एरिस्टोटल ने दो फैक्टर लिए, पहला कि कितने नंबर ऑफ लोग रूल करेंगे, दूसरा फैक्टर है कि किस पर्पस से रूल करेंगे, नॉर्मल पर्पस रहेगा या करप्ट पर्पस रहेगा। नॉर्मल का मतलब होता है लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे, या करप्ट यानी अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेंगे, करप्शन करेंगे, इस पे डिपेंड करेगा। तो उसके बेसिस पे ये बोलते हैं कि पूरी दुनिया में छह टाइप की गवर्नमेंट होती हैं, छह टाइप के स्टेट होते हैं, या छह टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, या छह टाइप की गवर्नमेंट होती है। ये बोलते हैं कि देखो, अगर एक बंदा रूल कर रहा है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर वो लोगों की भलाई के लिए एक बंदा काम कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं मोनार्की। मोनार्की जहाँ पर फिलोसोफर किंग, जैसे कि प्लेटो इसको प्रमोट, इसको प्रमोट करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं प्लेटो, मोनार्की को। तो प्लेटो का कहना है कि मोनार्की बेस्ट है, क्योंकि उसमें फिर ये लोगों की भलाई कर पाएंगे। लेकिन एरिस्टोटल बोलता है कि अगर यही करप्ट हो, मतलब अगर इसी में करप्शन होने लग जाए मोनार्की में ही, तो मोनार्की गेट कन्वर्टेड इनटू टायरेनी, क्योंकि आप एब्सोल्यूट पावर दे रहे हो ना यहाँ पे। एब्सोल्यूट पावर अगर आप दोगे तो एब्सोल्यूट पावर तो करप्ट कर देती है, तो मोनार्की टायरेनी में कन्वर्ट हो सकती है। दिस अ पॉसिबिलिटी कि ये मोनार्की टायरेनी में कन्वर्ट हो जाए। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए दो बंदे अगर दो या दो से ज्यादा रूल कर रहे हैं, यानी फ्यू रूल करते हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे स्टेट को हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। टायरेनी का मतलब होता है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ठीक है, डिक्टेटरशिप ऑल्सो कम अंडर दिस ओनली। हाँ, डिक्टेटरशिप इसी के नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन रूलिंग की कैटेगरी में आएगी, लेकिन डिक्टेटरशिप में करप्ट होगा, मोनार्की में करप्शन नहीं होगी। डिक्टेटरशिप में जिसमें करप्ट इंस्टीट्यूशन होता है, कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में एक राजा भी तो लोगों की भलाई के लिए, जैसे राम राज्य है, तो अगर राम, भगवान राम अगर होते, वो रूल कर रहे हैं, तो है तो मोनार्की, लेकिन वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा चला। लेकिन हो सकता है कि राम के बाद में आने वाली उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनमें से कोई एक जो भी राजा बना, वो करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने लगा, क्योंकि उसके हाथ में पावर है। तो हो सकता है कि वो सिटीजन्स की भलाई में काम ना करे, अपने मतलब से काम करे, और चाहे उसमें सिटीजन्स का कितना भी नुकसान हो, तो फिर वो टायरनी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज, अगर कुछ लोग होते हैं, सिर्फ कुछ लोग, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, 4 या 5, इस तरीके से अगर वो रूल करते हैं मिल करके, तो नॉर्मल कंडीशन में अगर वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो एरिस्टोक्रेसी होगी। अगर करप्ट होगा, मतलब सिर्फ अपनी भलाई में काम करें, लोगों की भलाई में नहीं करे, तो ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी फिर एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी चीज है मैनी, अगर बहुत सारे लोग हैं, जैसे डेमोक्रेसी में होता है, बहुत सारे लोगों के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो सत्ता में होते हैं, जो रूल करते हैं। तो व्हेन मेनी पीपल आर रूलिंग, तो इस केस में क्या होगा, नॉर्मल सिचुएशन में पॉलिटी होगी, यानी जब मिडिल क्लास रूल कर रही है। और अगर इसी में, इसी का करप्ट वर्जन होता है डेमोक्रेसी, करप्ट वर्जन इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी जो पुअर इग्नोरेंट लोग हैं, एरिस्टोटल का क्या कहना था,
डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं ये, कि पुअर जो लोग होते हैं इग्नोरेंट होते हैं, इनको नॉलेज तो होती नहीं, तो इनको फूल करने वाले लोग आ जाते हैं, कि इनको पागल बनाने वाले लोग आ जाएंगे कि हमको वोट दो, हम तुम्हारे लिए करेंगे। और एक बार वो लोग पावर में आ गए तो वो लोग फिर बाद में तानाशाह बन जाते हैं। जैसे हिटलर है, हिटलर जो है, आपको पता होना चाहिए कि हिटलर इलेक्शंस के थ्रू आए थे, पता है आपको? इलेक्शन इलेक्ट किया गया था हिटलर को, लोगों ने इलेक्ट किया था, उसके बाद में हिटलर डिक्टेटर बन गए थे। तो ये जो डेमोक्रेसी है टायरेनी में कन्वर्ट हो गई थी। तो इसके बेसिस पे क्या कहना है एरिस्टोटल का? एरिस्टोटल बोलते हैं कि देखो, जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बेस्ट गवर्नमेंट, बेस्ट स्टेट जो है वो मोनार्की है। यानी फिलोसोफर किंग अगर रूल करते हैं तो वो बेस्ट चीज है। मोनार्की इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेस्ट तो है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज नॉट प्रैक्टिसेबल, क्योंकि प्रैक्टिकल फॉर्म अगर मोनार्की की हुई, अगर आपने मोनार्की कर दी तो मोनार्की टायरेनी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जब आप सारी पावर एक के हाथ में दे देते हो तो एब्सोल्यूट पावर करप्ट कर देती है इंसान को, और वो इंसान तानाशाह बन जाएगा। तो इवन दो ये बोलते हैं कि बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट स्टेट मोनार्की है, लेकिन क्योंकि ये टायरेनी में कन्वर्ट हो जाएगी इसीलिए ये बेस्ट प्रैक्टिसेबल नहीं है। तो इनका मानना था कि जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है टायरेनी। डिक्टेटरशिप इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी अगर अभी एरिस्टोटल होते तो नॉर्थ कोरिया में तो डिक्टेटरशिप चल रही है, तो यानी टायरेनी है वो बोलते, तो वो रिजेक्ट करते नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को। इसके बाद जो सेकंड वर्स्ट फॉर्म गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल होती है डेमोक्रेसी। ये सेकंड वर्स्ट फॉर्म है। सेकंड वर्स्ट कैसे है डेमोक्रेसी? क्योंकि देखो, एक तो डेमोक्रेसी में चेंज होता रहता है। डेमोक्रेसी में क्योंकि लोग, अब जैसे पहले कांग्रेस पावर में थी, बाद में बीजेपी आ गई, अब बीजेपी से भी इनको फायदा नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी आ गई। आम आदमी पार्टी से खुश नहीं होंगे तो फिर कांग्रेस आ जाएगी या फिर बीजेपी आ जाएगी। तो हम क्या देखते हैं डेमोक्रेसी में कि इट इज अकॉर्डिंग टू हिम इज द सेकेंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको ऐसा क्यों बोला है? पहला रीजन है इसका कि एक तो साइकिल ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट होता है, चेंज इज द नेचर ऑफ लॉ। लेकिन जो एरिस्टोटल है वो कंजर्वेटिव है, एरिस्टोटल कंजर्वेटिव है, एरिस्टोटल स्टेटस कोइस्ट है। स्टेटस कोइस्ट का मतलब जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो, ज्यादा इतना एक्सट्रीम चेंज, रेडिकल चेंज को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बहुत सेंसिटिव है, तो कोई भी चेंज होता है एरिस्टोटल को वो चेंज नहीं पसंद है। और डेमोक्रेसी में चेंज बहुत होता है, कभी कोई पावर में आ जाएगा, कभी कोई पावर में आ जाएगा, इसीलिए ये डेमोक्रेसी को एक रीजन है इस वजह से भी रिजेक्ट करती हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी बहुत चाहते हैं। तो इंस्टेबिलिटी से जब भी कोई चेंज होता है तो उसका मतलब है इंस्टेबिलिटी, ये उसको ऐसे देखते हैं। तो डेमोक्रेसी में एक तो रीजन ये हो गया, दूसरा ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेनी इग्नोरेंट पुअर। मतलब ऐसे पुअर लोग जिनको नॉलेज नहीं होती है, इग्नोरेंट होते हैं ये लोग, रियलिटी नहीं पता होती इनको लाइफ की कि एक्चुअली में क्या सही है क्या गलत है, बहुत इग्नोरेंट होते हैं। तो ये लोग जब पावर में आते हैं, इन लोगों को जब पावर में, मतलब जब इग्नोरेंट डेमोक्रेसी होती है, जब ये लोग वोट करते हैं तो उसकी वजह से ऐसे डेमोगोजिक लीडर सामने आते हैं जो कि इनको पागल बनाएंगे और फाइनली टायरेनी एस्टैब्लिश करेंगे, अपनी डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करेंगे, जैसे कि इंदिरा गांधी। बैक इन 1975 1977 तक आपको पता है इमरजेंसी लगाई गई थी इंडिया में, राइट? इमरजेंसी लगाई गई थी। तो वो जो इमरजेंसी लगाई गई थी इसमें हुआ क्या था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, अपनी डिक्टेटरशिप कर रही थी। तो इंदिरा गांधी पावर में तो आई, लेकिन इंदिरा गांधी एक डेमोगोजिक लीडर थी, हिटलर जैसे, जैसे हिटलर होते हैं। ये लोगों का पागल बना करके अपनी डिक्टेटरशिप चलाते हैं, अपनी तानाशाही चलाते हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ लॉज बनाते हैं और चेंजेस लेकर के आते हैं। ये और इसकी वजह से डेमोक्रेसी जो होती है फिर आगे डिस्टेबलाइज हो जाती है। तो डिस्टेबलाइज हो जाती है, ये तो स्टेबिलिटी के बहुत बड़े फेवर में है। एरिस्टोटल को स्टेबिलिटी बहुत पसंद है, और जब ज्यादा चेंज होता है दैट मीन्स इंस्टेबिलिटी हो रही है, तो ही इज नॉट इन फेवर ऑफ दिस। देन
डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसी के चलते आप देखोगे कि इंदिरा गांधी जब आई थी, डेमोक्रेसी डिस्टेबलाइज हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने ज्यादा चेंजेस लाए गए थे। तो डिस्ट्रक्शन होता, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था एकदम, मिनी इतनी सारी अमेंडमेंट एक ही बार में। एंड ये रन कर रही थी अपने मुताबिक, अपनी अकॉर्डिंग टू हर विम्स एंड फैंसीज शी वाज रनिंग द गवर्नमेंट, अपने मुताबिक गवर्नमेंट को रन करने लग गई थी। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो सेकंड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नहीं, इसको एज इट इज लिखना है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको लिखना है। जैसे अगर क्वेश्चन आता है रजत, आपसे पूछा जाए कि जस्टिफाई फॉर एरिस्टोटल डेमोक्रेसी इज द फर्स्ट सेकंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप इसमें पहले बताओगे कि क्यों ऐसा है। अभी आगे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि डेमोक्रेसी कैसे कन्वर्ट होगी टायरेनी में। ठीक है, नहीं, इंदिरा गांधी का लिख सकते हैं आप यहाँ पर, यू कैन गिव दैट डेमोगोजिक लीडर। हिटलर लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सेम चीज ऐसी हुई थी। ठीक है, यू कैन राइट दैट। ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, डेमोगोजिक लीडर्स जो ऐसा करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी, दैट्स इट। अब देखो, इंदिरा गांधी से रिलेटेड कि हम इतना श्योरिटी से कैसे बोल सकते हैं कि मैम हमको तो पेपर एग्जामिनर वाला हमारे नंबर काट लेगा, क्योंकि हमने तो अपने ही लीडर का नाम ले दिया। ऐसा नहीं है, हमने नहीं लिया है। हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसा स्कॉलर्स का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो ये मानते हैं कि ऐसे, मतलब कुछ मानेंगे कि यस इंदिरा गांधी इज अ डेमोगोजिक लीडर, फिर कुछ बोलेंगे कि नहीं वो नहीं है। तो ये तो डिबेटेबल चीज हो गई, हर चीज डिबेटेबल है, तो आप लिख सकते हो। तो इन्होंने क्या बोला, दो चीजें बोली अभी तक पूरा क्लासिफिकेशन के बाद अपनी। एरिस्टोटल का कहना था कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, टायरनी, नॉट मोनार्की। डोंट राइट मोनार्की, मोनार्की तो बेस्ट है, मोनार्की बेस्ट है, मोनार्की बेस्ट है, लेकिन क्योंकि मोनार्की टायरनी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जब एब्सोल्यूट पावर देते हो तो फिर डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाती है ना उमंग। तो बेस्ट है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेबल नहीं है। और सेकंड वर्स्ट क्या है, इसके बाद जो खराब है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ठीक है, तो सेकंड वर्स्ट हो गई डेमोक्रेसी। तो वर्स्ट देखी हमने, सेकंड वर्स्ट देखी, अब बेस्ट भी देख ली। इन्होंने बोला बेस्ट इज मोनार्की, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेबल जो रियल लाइफ में अप्लाई की जा सकती है, उसके बारे में इन्होंने बोला कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेबल है, बेस्ट प्रैक्टिसेबल होगी पॉलिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों होगी, इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। तो प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि यहाँ पर ज्यादा बेहतर रहेगा। पॉलिटी, पॉलिटी मतलब रूल ऑफ लॉ, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि पॉलिटी इज अ मॉडरेशन। पॉलिटी जो है ये गोल्डन मीन पे बेस्ड है, और इनके लिए गोल्डन मीन बहुत इंपॉर्टेंट था। गोल्डन मीन मतलब मिडल पाथ, मिडल पाथ। पॉलिटी जो है वो मिडल पाथ है, पॉलिटी इज द गोल्डन मीन, पॉलिटी रिप्रेजेंट्स गोल्डन मीन। इसीलिए ये पॉलिटी को बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। तो आप ये चीज बोलोगे, गोल्डन मीन आपको लिखना पड़ेगा अपने आंसर में। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब था रूल ऑफ मैनी, राइट, रूल ऑफ मैनी, बहुत सारे लोग होंगे डेमोक्रेसी में, लेकिन ज्यादा मत रखो, मिडिल पाथ रखो, नॉट सो मैनी, और यानी रूल ऑफ मिडिल क्लास रखो। मिडिल क्लास, क्यों मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके आंसर में ये होना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करेंगे तो ये आइडिया आपका रहेगा, ये मेन आइडिया है इसका, कि मिडिल क्लास जो होती है वो दोनों ही चीजों को, दोनों एक्सट्रीम को अवॉइड करती है। कैसे, देखो, बीच में है आपकी मिडिल क्लास, मिडल में यहाँ आ जाती है आपकी रिच क्लास, और इधर वाली साइड आ जाएगी आपकी पुअर क्लास। तो पुअर क्लास में कौन सी गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी।
रिच में होगी एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। तो अगर मिडिल क्लास पावर में आती है तो मिडिल क्लास ऐसी होती है कि दोनों ही एक्सट्रीम्स को अवॉइड करती है, मिडिल में होती है। यहाँ में जो लोग होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, उनके पास में नॉलेज होती है। एट द सेम टाइम लोगों के पास में पैसा होता भी है, पैसा भी है इनके पास में, लेकिन ये इतने रिच नहीं है जितने रिच ये लोग हैं। देखो, अगर आप ज्यादा रिच होते हो तो आप एरोगेंट बन जाते हो, अगर आप पुअर हो गए तो आप इग्नोरेंट होते हो। रिच में एरोगेंस है, यहाँ इग्नोरेंस है, लेकिन मिडिल में बैलेंस है सब कुछ। यहाँ पे पैसा है लेकिन इतना ज्यादा पैसा नहीं है। तो ये यानी जब अगर मिडिल क्लास पावर में आएगी तो पुअर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और रिच को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही मिडिल क्लास को ट्रस्ट करते हैं। अब देखो, जब पुअर पावर में थे, मान लो पुअर पावर में है, तो पुअर जब पावर में होंगे तो रिच मतलब सारे इंटरेस्ट पुअर्स के पूरे हो रहे हैं, ठीक है, तो रिच जो लोग होंगे वो पुअर के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करेंगे, कॉन्स्पिरेसी। इनको ये बचेगा नहीं कि पुअर जो लोग हैं वो पावर में है। ऐसे ही अगर रिच पावर में है तो पुअर कॉन्स्पायर करेंगे रिच के अगेंस्ट में, तो ये इनके खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है, एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मिडिल क्लास पावर में होती है तो ट्रस्ट बनता है, दोनों ही क्लासेस मिडिल क्लास को ट्रस्ट करती हैं। क्योंकि मिडिल क्लास में क्या होता है, जब रूल ऑफ मिडिल क्लास में दोनों ही एक्सट्रीम्स को अवॉइड करती हैं, इसमें रूल ऑफ रिच होता है लेकिन एक्सट्रीमली रिच नहीं होते ये, इनके पास में रीजन होता है। तो पॉलिटी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन मीन इन दिस थ्योरी, मिडिल पाथ लो। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के मुताबिक जो पॉलिटी है वो गोल्डन मीन है। गोल्डन मीन क्या होता है, एवरेज है, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी का एवरेज है। क्योंकि डेमोक्रेसी में हम देखेंगे कि इग्नोरेंट पुअर होंगे तो डेमोगोजिक लीडर आकर के अपनी तानाशाही चलाएंगे, ओलिगार्की भी करप्ट होती है। तो इसके बीच की सिचुएशन होती है पॉलिटी। देखो, ओलिगार्की में कुछ लोग, कुछ अमीर लोग ही पावर में है, डेमोक्रेसी में मासेस पावर में है लेकिन वो इग्नोरेंट है। तो मिडिल क्लास का जो रूल रहता है बेहतर रहता है, क्योंकि रिच और पुअर दोनों ही क्राइम करने में ससेप्टेबल होंगे, दोनों क्राइम कर सकते हैं। देखो, रिच जब पावर में है, ठीक है, तो रिच पावर में है तो रिच एरोगेंट होते हैं, वो एरोगेंट होते हैं तो वो एरोगेंस में अपनी क्राइम कर देते हैं कि मतलब जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा, बॉलीवुड मूवीज में, कि कोई अगर बहुत रिच है तो उसको बहुत एरोगेंस होता है उसमें कि हाउ डेयर यू टू डू दिस, एंड वो फिर ऐसा कुछ क्राइम करेंगे। ऐसे ही पुअर जब पावर में होते हैं तो पुअर तो इनके अंडर में भी क्राइम होता है लेकिन ये लोग इग्नोरेंट होते हैं, इनको नहीं पता होता और इनसे भी करप्शन हो जाती है। तो ये होता है, और साथ में डेमोगोजिक लीडर्स होंगे तो कोई भी एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करता। तो हमेशा ये दोनों ही जो रूल होंगे स्टेबल नहीं होंगे कभी। क्यों? क्योंकि रिच पुअर के अगेंस्ट में कंस्पायर करेगा, पुअर इनके अगेंस्ट में कंस्पायर करेंगे, ठीक है। तो लेकिन दोनों ही मिडिल क्लास को ट्रस्ट कर सकते हैं, ये इनको ट्रस्ट करते हैं, तो मिडिल क्लास वाले जो रूल होगा स्टेबल होगा। हाँ, कॉमन सेंस आप बोल सकते हो, एजुकेटेड होते हैं ये लोग, इनके पास में रीजन होता है, रीजन इसका बेसिस रहेगा कॉमन सेंस, बिकॉज कॉमन सेंस के बेस पे अपनी सारी थ्योरी देती हैं एरिस्टोटल, दैट्स वाई, ठीक है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब ये अपनी 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम पे एक जो गवर्नमेंट इन्होंने एनालाइज की थी उसमें सोलोन थे। सोलोन एक लॉ गिवर थे जो कि मिडिल क्लास से आते थे और उनका जो रूल था वो काफी स्टेबल था, तो इसके बेसिस पे ये पॉलिटी को फेवर करते हैं। तो यानी इस टाइम पे अगर देखो आप तो पाकिस्तान इज ओलिगार्की, क्योंकि पाकिस्तान करप्ट है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान में, लेकिन ओलिगार्की अकॉर्डिंग टू हिम, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ज्यादा बेहतर है इंडिया से, क्योंकि इंडिया में है डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेसी है। इनफैक्ट कोल्ड वॉर टाइम में आप देखोगे तो पाकिस्तान मच वाज मच अहेड ऑफ इंडिया इन दैट केस। तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब बहुत सारे लोग, इग्नोरेंट लोग पावर में हैं, और वो लोग अगर पावर में हैं तो उनको इतनी नॉलेज भी नहीं है। तो आप ये देखोगे कि डेमोक्रेसी में रूल्स कोई भी इम्प्लीमेंट करना, लॉज बनाना
रूल लॉ बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे ग्रोथ के लिए कोई भी लॉ बनाना होगा, लोग उसको अपोज करेंगे, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स। जो लोग हैं वो लैंड रिफॉर्म्स के लिए अभी भी आज भी रेडी नहीं है, लैंड रिफॉर्म्स अभी तक भी नहीं हुए हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो विलिंग ही नहीं होगी। यहाँ पर देर विल बी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, पॉलिटिशियंस की विल ही नहीं होगी ये सब काम करने की, क्योंकि दे विल बी ऑल अबाउट कि पावर में कैसे आया जाए। पॉलिटिशियंस बोलते हैं लोगों को कि हम आपके लिए ये सब कुछ करेंगे, लेकिन ये लोगों को फूल करते हैं, डेमोक्रेसी में धोखा देते हैं। उनको बोलते हैं कि हम आपके लिए करेंगे, लेकिन जब पावर में आ जाते हैं तब कुछ करते नहीं है। फिर अगले 5 साल में फिर बोलेंगे कि हम ये करेंगे, फिर कुछ नहीं करते हैं। तो यानी एरिस्टोटल अगर अभी के टाइम पे होते तो पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करते रादर देन इंडिया। पाकिस्तान एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की है, चाइना भी ओलिगार्की है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, पावर में है, और उसमें भी जो सारी पावर है इट इज़ इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल। रशिया भी ओलिगार्की है, रशिया में भी एक ही पार्टी रूल करती है, उसमें कुछ ही लोगों के हाथ में पूरी पावर है। यूनाइटेड किंगडम में पॉलिटी है, वहां पर मिडिल क्लास रूल करती है, वहां पर है पॉलिटी। यूएसए में डेमोक्रेसी है, लेकिन इसके बावजूद यूएसए इज अ डीप स्टेट, यानी ऑल दो यूएसए में डेमोक्रेसी है, लोग इसमें एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर, लेकिन यूएसए इज रन बाय एलिट्स इन पावर। अब ये आगे हम पावर के कॉन्सेप्ट में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। एलिट्स इन पावर एक कॉन्सेप्ट है पावर एलिट का, जो कि दिया है सी राइट मिल ने। ये टॉपिक हमारा आगे कवर होगा पावर में। फिलहाल के लिए बस याद रखिए कि यूएसए में भी जो डिसीजंस लिए जाते हैं, कुछ लोग ही डिसीजंस ले रहे हैं सारे यूएसए के। ये लोग कौन कौन से हैं? जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, फेडरल पॉलिटिशियंस, साथ ही साथ आर्मी ऑफिशियल्स हैं, एंड इसके अलावा है बिग कॉरपोरेट हाउसेस, यानी जो लोग बुर्जुआजी क्लास का पार्ट है, वो लोग हैं। नहीं, इजराइल कम्युनिटी इज समथिंग एल्स। इजराइल की एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है, उसी की वजह से इजराइल यूएसए का एलाई है, दैट्स व्हाई। ठीक है, वो अलग चीज़ है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं यूएसए में कि क्या किया जाना चाहिए। तो यूएसए में वैसे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन यूएसए में डीप स्टेट है, मतलब उसमें भी सारे डिसीजंस ये तीन ग्रुप मिलकर के लेते हैं, या इन तीनों में से कोई एक लेगा, ऐसे मतलब हमेशा पावर यही करेंगे और कोई नहीं कर सकता सारे डिसीजंस इनका। ये आगे देखेंगे हम। एलीट थ्योरिस्ट हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी है एलीट थ्योरी। वो बोलते हैं कि सारे जो एलीट होते हैं, एलीट क्लास के ही लोग पार्ट होते हैं, वही पावर एक्सरसाइज करेंगे। रियल डेमोक्रेसी कहाँ है? नॉर्डिक कंट्रीज में, यूके, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन सभी कंट्रीज में रियल डेमोक्रेसी है, जहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट रियल डेमोक्रेसी, जहाँ पर लोग एक्चुअली में करते हैं आज के टाइम पे। लेकिन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल तो रियल डेमोक्रेसी वो तो नहीं करेंगे। ठीक है, पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी। यूके में पॉलिटी है, मिडिल क्लास इज पार्ट ऑफ इट। रियल डेमोक्रेसी में रहेगा कि आप चाहे रिच क्लास के हो, चाहे पुअर के हो, चाहे कोई भी हो, आप सभी उसमें रहेंगे। रियल डेमोक्रेसी जिसको बोली जाती है, तो रियल डेमोक्रेसी एक्चुअली नॉर्डिक कंट्रीज में है। देन होती है सिंडिकेट। सिंडिकेट भी एक टाइप की ऑलिगार्की होती है, सिंडिकेट्स को आगे हम समझेंगे। सिंडिकेट्स में क्या होता है? वर्कर्स होते हैं पावर में, यानी सिर्फ वर्कर्स होंगे, बाकी क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखनी है कि ये मैं रियलिटी में बता रही हूँ आपको कि इन रियलिटी पाकिस्तान एक ओलिगार्की है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, चाइना ओलिगार्की है, रशिया ओलिगार्की है, यूके पॉलिटी है, यूएसए डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके अंदर में डीप स्टेट है। एरिस्टोटल ने कभी ये एनालाइज नहीं किया, ये हमारा एनालिसिस है कि एरिस्टोटल होते तो क्या, मतलब वो किसको सपोर्ट करते और किसको सपोर्ट नहीं करते। तो ओलिगार्की और डेमोक्रेसी में से एरिस्टोटल किसको सपोर्ट करेंगे? ओलिगार्की को। वाई? क्योंकि एरिस्टोटल का कहना है कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है टायरनी, उसके बाद कोई वर्स्ट है तो डेमोक्रेसी है, उसके बाद हो सकता है ओलिगार्की हो, लेकिन अगर प्रेफरेंस ली जाए इसमें तो वो
ओलिगार्की को सपोर्ट करेंगे, डेमोक्रेसी को नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके मुताबिक सेकेंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। समझ में आया? दिस वॉज थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गोल्डन मीन है, एक्सट्रीम को अवॉइड करता है, एंड इसमें पॉलिटी बेस्ट मानी गई है। तो अब आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी आप अपना रखोगे लिखोगे अपना, तो आप आंसर लिखोगे तो उसमें याद रखना कि ये सभी चीजें लिखो। आप ओलिगार्की के बारे में बताओ, पॉलिटी के बारे में बताओ, पॉलिटी को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करो, और ये बताओ कि कौन सी वर्स्ट है, कौन सी बेस्ट है, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेबल है। बेस्ट प्रैक्टिसेबल इज पॉलिटी, बेस्ट गवर्नमेंट इज मोनार्की। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। बेस्ट है मोनार्की, लेकिन मोनार्की प्रैक्टिस में नहीं लाई जा सकती। अप्लाई करोगे तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। इसीलिए प्रैक्टिस में जो बेस्ट है वो है पॉलिटी, नॉट मोनार्की। इंडिया को हम सॉफ्ट स्टेट क्यों बोलते हैं? कल मैंने बताया तो था आपको। इंडिया को सॉफ्ट स्टेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इंडिया में लॉज इम्प्लीमेंट करना, लॉज लाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होगा क्यों? क्योंकि इंडिया में देखो ऐसी चीजें फॉलो की जाती हैं, लॉलेसनेस, और जो लोग ओबे नहीं करते हैं, जो लोग लॉ को डिसोबे करते हैं, उन लोगों को तो रिस्पेक्ट किया जाता है इंडिया में। दैट्स वाई इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट। डिसोबे किया जाता है। हमारा जो कल्चर है, आज भी इंडिया में कास्ट सिस्टम और मसल पावर के ऊपर पूरा पॉलिटिक्स चल रही है। आज भी कास्ट की वजह से पॉलिटिक्स में पूरी कास्ट पे बेस्ड है, मसल पावर पे बेस्ड है। जिसके पास में ताकत है, जिसके पास में पैसा है, वही पावर में आकर के अपने इंटरेस्ट फुलफिल करेगा। तो इंडिया एक अच्छा स्टेट नहीं है, इंडिया सॉफ्ट स्टेट है। कोई लॉ लाना हो, बहुत मुश्किल है इंडिया में ये चीज लानी। इसीलिए एक पर्सन है गुनार मिटल, ये बोलते हैं कि इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है। अब आगे देखेंगे कैसे है वो आगे से आगे डिस्कस होगा हमारा। थ्योरीज ऑफ द स्टेट पे हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है। नहीं, कल डिस्कस नहीं होगा ये डिस्कस होगा थ्योरीज ऑफ द स्टेट में। ये हमारा सेपरेट टॉपिक है। पहले हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कवर करेंगे, फिर हम कवर करेंगे आइडियोलॉजीज, उसके बाद थ्योरीज ऑफ द स्टेट आएगा, वहां कवर होगा हमारा। तो इंडिया एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जिसमें जो कॉलोनी रहा है पहले, और आज भी कहीं ना कहीं मतलब एक न्यू कॉलोनियलिज्म के अंडर में ही है। ठीक है, इस चीज में हम देखेंगे कि इंडिया एज अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, कि आज भी उसके जो असर हैं वो देखे जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे कॉलोनी रहा है। तो आज भी इंडिया उसी वजह से सफर करता रहा है। अब जैसे यूएसए से भी तो कॉलोनी था, लेकिन यूएसए कॉलोनियल स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएसए ने ओवरकम कर लिया है, जो भी नुकसान हुआ था उसको एज अ कॉलोनी, वो ओवरकम करके आज यूएसए डेवलप्ड स्टेट है। आज यूएसए इकोनॉमी वाइज बहुत पावरफुल है, मिलिट्री वाइज बहुत पावरफुल है, इंडिया नहीं है अभी। तो इंडिया अभी भी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का पार्ट है। तो पोस्ट कॉलोनियल में क्या होता है, ऐसा स्टेट है जहां पर आप देखोगे कुछ एक और है इसमें, जैसे FW रिग्स हैं। ये स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं ज्यादा अभी छेड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि आप लोगों ने अभी ये पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना याद रखो, SW रिग्स इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया प्रिज्मेटिक सोसाइटी है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी मतलब इंडिया में आप देखोगे, इंडिया सॉफ्ट क्यों है? इंडिया में ट्रेडिशनल चीजें भी फॉलो की जाती हैं, एट द सेम टाइम मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी फॉलो किए जाते हैं। मानोगे ये चीज? ट्रेडिशनल वैल्यूज साथ साथ मॉडर्न वैल्यूज दोनों ही हैं, है ना? अब मैं बताती हूँ कि मेन रीजन क्या है। सॉफ्ट स्टेट का मतलब होता है, ऑन पेपर तो आप कुछ और बात करते हो, लेकिन रियलिटी में कुछ और हो। ठीक है, तो इंडिया उस मामले में प्रिज्मेटिक है। इस मामले में इंडिया एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है, क्योंकि ऑन पेपर देखोगे तो सारी मॉडर्न वैल्यूज हम फॉलो करते हैं। जैसे कि ऑन पेपर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन इन रियलिटी
आप देखोगे तो लोग जो वोट करते हैं अपने चॉइसेस अपने कास्ट के ऊपर बेस होकर के करते हैं, दे वोट देयर कास्ट। ठीक है, तो ट्रेडिशनलिटी इसमें देखने को मिलती है हमको कि मॉडर्न आपने ऑन पेपर लिख भी दिया तो इस मामले में भी सॉफ्ट है। हम ऐसे लोगों को डिसोबे, जो डिसोबे करते हैं उन लोगों को तो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं इन रियलिटी, जबकि हमने पेपर में क्या लिख दिया कि जो लोग क्राइम करते हैं उन लोगों को तो कुछ नहीं मतलब होना चाहिए, उन लोगों को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, वो लोगों ने क्राइम किया हुआ है, उसके बावजूद हम उन लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। सो दैट इज वाई इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट। ठीक है, सो दिस इज थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी स्टेट के कॉन्सेप्ट में मैं आपको अगले 2 घंटे तक लगातार बोल सकती हूँ स्टेट के कॉन्सेप्ट पे, लेकिन अभी नहीं कवर करना है। अभी जितना बस कवर किया जा रहा है उतना ही याद रखिए। अभी मैंने जो बातें बताई हैं प्लीज डू नॉट रिमेम्बर देम राइट नाउ। अभी फिलहाल मत याद रखो, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां याद रखना। फिलहाल जितना बताया जा रहा है उतना डेटा लीजिए, उतना याद रखिए, क्योंकि तभी याद रहेगा ना। लिमिटेड डेटा अभी याद रखोगे तब आगे एडवांस स्टेज में फिर हम जाएंगे तो उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वरना अभी मैंने आपको बिल्कुल एकदम शुरुआत से लेकर के एडवांस से एक ही साथ में पढ़ा दिया तो थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगी, फिर क्या क्या चीजें याद रखोगे। मैं आपको इसमें अभी 4-5 नाम और याद करवा सकती हूँ, स्टेट के बारे में किसने क्या बोला है। फायदा नहीं है, अभी अभी याद करोगे खिचड़ी पक जाएगी, इसने ये बोला था कि उसने क्या बोला था। अभी बिल्कुल शुरुआत की है, प्लेटो हमारा अभी इवेलुएशन पड़ा है, प्लेटो में ही देखना अभी कितने नाम आएंगे। वाइट हेड आएगा, कार्ल पॉपर आएंगे, लेविंसन आएंगे, प्रोफेसर मैक्सी आएंगे, बहुत सारे नाम आएंगे, उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे। तो इतने सारे नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले उनको याद रखो, धीरे धीरे स्टेप वाइज चलो। अब आते हैं थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन पे। ठीक है, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन दी थी एरिस्टोटल के बारे में। मैंने आपको बताया कि एरिस्टोटल को स्टेबिलिटी बहुत पसंद है। एरिस्टोटल एक कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव है यानी अगर जरा सा भी चेंज आया, स्लाइटेस्ट चेंज भी अगर आता है तो एरिस्टोटल उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। मान लीजिए, अब देखो 2014 में पावर में कौन थे, वो सब प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन से पहले मनमोहन सिंह, कांग्रेस थी तब पावर में। 2014 के इलेक्शंस के बाद कौन पावर में आए, मोदी। तो मनमोहन सिंह से मोदी जब पावर में आएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, एरिस्टोटल के लिए ये भी एक रेवोल्यूशन है। ये इतने ज्यादा कंजर्वेटिव है कि उनको ऐसा इतना बड़ा चेंज नहीं चाहिए, जरा सा भी चेंज होता है तो उसको ये रेवोल्यूशन मान लेते हैं। अगर हम जनरली देखें कि रेवोल्यूशन, मैं आपसे पूछूं कि रेवोल्यूशन क्या होता है, आप बोलोगे रेवोल्यूशन का मतलब है कि जिस टाइप की गवर्नमेंट या जिस टाइप की भी चीज एग्जिस्टेंट थी उसको हटा करके कुछ नया ही चीज लेकर के आए। रेवोल्यूशन से आप एसोसिएट करते हो वायलेंट चेंज हुआ, कुछ कुछ ना कुछ लड़ाई भिड़ाई हुई है, कुछ मार पिटाई हुई है या फिर खून खराबा हुआ है। रेवोल्यूशन को हम यूजुअली जनरल जो हम सोचते हैं रेवोल्यूशन के बारे में, यही सोचते हैं, यही आइडिया है हमारा रेवोल्यूशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही हुआ था, लोगों ने हथियार उठाए थे, आपस में लड़े थे अपने राइट्स के लिए, तो उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो जनरल व्यू अगर आप देखोगे अपना रेवोल्यूशन का, दैट इज कंप्लीट ओवरथ्रो ऑफ सिस्टम एंड नॉर्मली अ वायलेंट चेंज, कि पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, वायलेंस यूज किया। लेकिन एरिस्टोटल के लिए छोटा से छोटा चेंज भी रेवोल्यूशन है, छोटे से छोटा चेंज। और ये मानते हैं कि एवरीवेयर इनइक्वालिटी इज द कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी रेवोल्यूशन होता है, उसका मेन रीजन होता है इनइक्वालिटी। आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, कुछ गलत हो रहा है आपके साथ में, तभी लोग रिवॉल्ट करते हैं, तभी लोग रेवोल्यूशन लाते हैं। तो इसके बेसिस पे ये अभी बताऊंगी कैसे, क्योंकि इसमें आ जाएगी एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। एरिस्टोटल बोलते हैं अपनी रेवोल्यूशन की थ्योरी में कि देखो बहुत सारे रीजंस होते हैं रेवोल्यूशन आने के। पहले कुछ जनरल रीजंस देंगे, फिर कुछ पर्टिकुलर रीजंस भी देते हैं, कुछ जनरल रीजंस और कुछ पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब रिजीम स्पेसिफिक। ठीक है, जनरल में क्या होता है, जनरल में ऐसा है कि किसी को भी पावर में थे, ठीक है, किसी को पावर बहुत प्यारी है, पावर में आना है, तो पावर में आने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो लोग दे विल कंप्लीटली ओवरथ्रो द सिस्टम। तो वो क्या करेंगे,
मतलब रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, चेंज लाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे कॉजेज दिए, जनरल कॉजेज आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, एज इट इज आप वहां से याद कर लेंगे, आपके बुक में भी लिखे होंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एज इट इज याद कर लेना, इसमें कुछ है नहीं डिस्कस करने वाला। पर्टिकुलर कॉजेज में डिस्कस करते हैं। पर्टिकुलर कॉजेज में जैसे कि टायरनी हो या एरिस्टोक्रेसी हो, टायरनी होती है या एरिस्टोक्रेसी होती है, इसमें कॉमन कॉज क्या होता है, यहाँ पर इनइक्वालिटी की फीलिंग होती है। जैसे टायरनी है, टायरनी जैसे कि हिटलर है, हिटलर डिक्टेटर थे। हिटलर क्या कर रहे थे, हिटलर अपने सभी लोगों को कोई राइट्स नहीं दिए गए थे, ड्यूटीज फॉलो करने के लिए दी गई थी, तो हिटलर हिटलर क्या कर रहे थे, डिक्टेटरशिप कर रहे थे। तो ऐसी डिक्टेटरशिप में जब एक जो राजा होता है वो तानाशाह होता है, तो लोगों के दिमाग में रहेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। ऐसी एरिस्टोक्रेसी जो होती है, वहां पर भी इनइक्वालिटी की अगर फीलिंग आई तो लोग लाएंगे रेवोल्यूशन। मोनार्की में भी ऐसा ही होता है, मोनार्की में भी रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रीजन क्या रहता है, यहाँ पे होता है फैमिली कॉन्स्पिरेसी, जेलेसी, आपस में जेलस होते हैं एक दूसरे से। जैसे एक दो कजन्स हैं, ठीक है, अलग, ये बड़े जो भी राजा था उसका बेटा है, और ये उसका छोटा भाई था जो प्रिंस है उसका बेटा है। ये तो प्रिंस के बेटा तो ये तो नहीं जा सकता क्योंकि ये ये राजा है, मतलब ही इज द किंग, तो इन्हीं के बेटे को पहली वो दी जाएगी प्रेफरेंस हेरिडिटरी में कि आप बनो राजा, तो ये राजा बन जाएंगे। तो ऐसे में ये जो होगा ये कॉन्स्पिरेसी करेगा, ठीक है, जेलस है क्योंकि कि इसको राजा बनाया गया, मुझे क्यों नहीं बनाया गया। तो ऐसे में ये कॉन्स्पिरेसी करेगा, इस जेलसी की वजह से इसको मार देगा। तो मारने के बाद में खुद सत्ता में आ जाएगा, खुद पावर में आ जाएगा। तो मोनार्की में इस तरीके से रेवोल्यूशन आता है, फैमिली कॉन्स्पिरेसी एंड जेलसी की वजह से। एरिस्टोक्रेसी में कैसे रेवोल्यूशन आता है, एरिस्टोक्रेसी मतलब जब रिच लोग जो होते हैं वो पावर में होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, पुअर इनके अगेंस्ट में कंस्पायर करेंगे, इनको मारने की कोशिश करेंगे। ऐसी जब डेमोक्रेसी होती है तो जो रिच लोग होंगे वो पुअर लोगों के अगेंस्ट में कंस्पायर करेंगे, तो ये उनको मारने की कोशिश करेंगे। तो जनरल कॉजेज में हमने देखा कि अगर लोग पावर या मनी के लिए क्रेव करते हैं तो वो लोग रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। तो एक बात साफ यहाँ से समझ में आती है कि आप चाहे मोनार्की का पार्ट हो, आपका कजन अगर राजा बन जाता है तो आपके आपके मन में तो इनइक्वालिटी की फीलिंग होगी कि मैं भी तो प्रिंस था, मुझको क्यों नहीं कंसिडर किया गया, तो यू फील इनइक्वल इन दैट सेंस। हो सकता है कि आप ज्यादा काबिल हो और ये जो है इसने कभी बहुत एरोगेंट है, कभी इसने ध्यान नहीं दिया इतना पढ़ाई पे, आपने हमेशा रखा बिकॉज यू वांटेड टू बी अ गुड किंग, तो वो सामने वाला इतना कैपेबल नहीं है लेकिन उसको किंग बना दिया, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको इनइक्वल फील होगा कि मुझ में इतनी क्वालिटीज थी, मैंने मेहनत की, वो इंसान तो मेहनत भी नहीं करता था, उसके बावजूद उसको राजा बना दिया गया, वो काबिल भी नहीं है। तब आपके दिमाग में आती है फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी। ऐसे ही एरिस्टोक्रेसी वाले जो लोग होते हैं, रिच होते हैं, ये रिच होते हैं, अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, तो जो पुअर लोग होंगे उनको इनइक्वालिटी फील होगी, उनको होगा कि हम तो बहुत गरीब हैं, ये लोग तो इतना अमीर है, पावर भी इनके पास में है, तो वो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही डेमोक्रेसी में जो रिच लोग होते हैं उनको पुअर लोगों से जेलेसी फील होगी कि ये इनके पास में पावर क्यों है, हमारे पास पैसा है लेकिन पावर उनके पास में है, पैसा होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिसके बेसिस पे एरिस्टोटल बोलते हैं कि रेवोल्यूशन आया आ सकता है, लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्यों बता रहे हैं एरिस्टोटल, क्योंकि एरिस्टोटल चाहते हैं कि रेवोल्यूशन ना आए। ये पहले बताने की कोशिश करेंगे, देखो इस रीजन की वजह से, इनइक्वालिटी की जो फीलिंग है उसकी वजह से रेवोल्यूशन आता है, और रेवोल्यूशन सही नहीं है। रेवोल्यूशन का मतलब है इंस्टेबिलिटी सोसाइटी में, और जो भी सोसाइटी इनस्टेबल होती है उस सोसाइटी को फॉरेन पावर्स अगर अटैक करेंगी तो वो हार जाएगी। समझ में आया? तो यानी अपनी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में ये क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि हमको इक्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। सोल्यूशन में ये बोलते हैं अपनी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन के कि इक्वालिटी पे ध्यान दो। जो इक्वालिटी का आइडिया है उसको जस्टिस के साथ में लिंक करेंगे कि सोसाइटी में अगर जस्टिस तब रहता है जब आप इक्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं, जब लोग इक्वल फील ही नहीं करेंगे तो वो रेवोल्यूशन लाएंगे ही नहीं।
तो इक्वालिटी का अपना आइडिया देंगे कि इक्वालिटी कैसे एस्टैब्लिश की जा सकती है। तो इक्वालिटी, एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं ये। एब्सोल्यूट इक्वालिटी क्या होती है? ए है, बी है, सी है, ठीक है, तीनों ने 95% अपनी डिग्री में लिए हैं। अब गूगल आई है एंड गूगल ने क्या किया, इन तीनों को हायर किया। एब्सोल्यूट इक्वालिटी होगी कि एक डी भी है, ठीक है, डी को मिले हैं 70% डिग्री में, गूगल ने हायर किया और गूगल ने इसको पैकेज दिया 5 लाख पर मंथ, इसको भी 5 लाख पर मंथ, इसको भी 5 और इसको भी 5। तो यहाँ क्या हुई कि इवन दो इसने कम परसेंटेज लिए थे, उसके बावजूद इसको भी 5 लाख मिला। तो ये हो गई एब्सोल्यूट इक्वालिटी। मतलब चाहे कुछ भी हो लेकिन सभी को इक्वल पे मिलेगी, दैट इज एब्सोल्यूट इक्वालिटी। एरिस्टोटल एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं, एरिस्टोटल बात करेंगे प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी की। प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, व्हाट इज प्रोपोर्शनेट? मतलब प्रोपोर्शन में दो, जितना आप ले रहे हो उस प्रोपोर्शन में, जितना आप मार्क्स आपने लिए हैं उस प्रोपोर्शन पे आपको दिया जाना चाहिए। यानी अगर एक ए है, बी है, सी है, ए ने किए हैं 90%, बी ने किए हैं 70%, सी ने किए हैं 50%, और अगर गूगल इनको हायर करने के लिए आती है या फेसबुक इनको हायर करने के लिए आता है, तो इस पर्सन को इसके प्रोपोर्शन में कि इसने कितनी मेहनत की है उसके प्रोपोर्शन में इनको पैकेजेस दिए जाने चाहिए। यानी प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का आइडिया ये बोलेगा कि ए को 5 लाख रुपीज पर मंथ दो, इसने 70% किया है, इसको 2 लाख रुपीज पर मंथ दो, इसने 50 किया है तो इसको 50,000 दो बस। इनको लैक्स में दे दो डिपेंडिंग अपॉन कितनी मेहनत की है इन लोगों ने। तो यानी प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का जो अपना आइडिया है ये मेरिट के ऊपर देते हैं, मेरिट या डेजर्ट के ऊपर। मेरिट का कॉन्सेप्ट आपको पता है, जितना ज्यादा आप नंबर लोगे उस हिसाब से आपको वो पोजीशन मिलेगी। मेरिट ये होता है कि कितना आप आगे हो, ठीक है, कितनी मेरिट आई है आपकी। डिजर्ट का मतलब होता है, डी इज फॉर डिजर्ट, डी इज फॉर डिजर्व, आप क्या डिजर्व करते हो इस पे डिपेंड करता है ये। आपने मेहनत ज्यादा की। अब देखो, दो इंसान हैं, ठीक है, ए एंड बी। अब ए है हार्ड वर्किंग और बी क्या है, लेजी है, बी इज लेजी। तो ए ने बहुत मेहनत की और मेहनत करके ए ने 90% नंबर लेकर के आया। बी बहुत लेजी था, बी ने अपना आखिरी के 2 दिन पढ़ाई की और 70% नंबर लेकर के आया। अब अगर बी भी ये मांगे कि देखो ए की सैलरी है 5 लाख पर मंथ, तो मुझको भी 5 लाख पर मंथ चाहिए, ये मांगेगा तो ये जस्टिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि बी डिजर्व नहीं करता 5 लाख पर मंथ। क्यों डिजर्व नहीं करता? अपनी क्वालिटी पे डिपेंड डिजर्व नहीं करता, क्योंकि इफ यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ बी, क्वालिटी वाइज बी लेजी है। तो यानी जो लोगों की क्वालिटी सुपीरियर होती है, जो लोग मेहनती होते हैं, जो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, उनको ज्यादा दो, और जो लोग लेजी होते हैं उनको मत दो, उनको कम दो, उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग दो। जो आप डिजर्व करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको पे होना चाहिए। समझ में आया? तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा, इसमें हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स की। इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स का क्या मतलब होता है? इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स का मतलब होता है कि जब आखिरी में डिसाइड किया जाएगा कि किसको क्या मिलेगा, उसमें इक्वालिटी रखते हैं, एब्सोल्यूट इक्वालिटी। ये मैटर नहीं करता आपकी क्वालिटी क्या है, आपको मिलेगा इक्वल ही। यानी ये पीस ऑफ लैंड है, इस पे ए बी सी डी तीनों चारों ऑनर हैं, लेकिन सिर्फ काम ए बी ने किया है, तो सी और डी को भी इक्वल ही मिलेगा, जितना ए और बी को मिलेगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट इज एब्सोल्यूट इक्वालिटी। प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी वाला इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स पे काम नहीं करता है, ये इस पे बिलीव नहीं करते, ये बोलते हैं मेरिट के अकॉर्डिंग डिसाइड होना चाहिए। तो एरिस्टोटल का कहना था कि अगर हम मेरिट के बेसिस पे सब चीजें डिसाइड करते हैं तो लोगों के अंदर में फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, अगर ए एंड बी है, ए ने लिए 90%, बी ने लिए हैं 70%। अब ए को मिली 5 लाख रुपीज, बी को मिली है 5 लाख रुपीज, तो इसमें कौन ज्यादा इनइक्वल फील करेगा? ए इनइक्वल फील करेगा।
तो ए जेलस होगा बी से, और अगर ऐसे केस में ए जेलस होगा बी से तो ए रिवोल्ट करेगा, ए रेवोल्यूशन लाएगा। रेवोल्यूशन के चलते सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आएगी, सेडिशन, दैट विल लीड टू सेडिशन, इंस्टेबिलिटी आएगी। इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या होगा सोसाइटी में, इंस्टेबल सोसाइटी होती है वहां वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती ज्यादा दिनों तक, बाहर वाले अटैक कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सेम, अगर मान लो ए और बी में से ए ने 90% लिया, बी ने भी 90% लिया, ठीक है। अब ए को दिए 5 लाख रुपीज और बी को दिए 2 लाख रुपीज, इसको कम दिए, दोनों ने इक्वल मेहनत की थी, दोनों इक्वल डिजर्व करते थे, लेकिन बी को कम मिला। अब बी जेलस होगा ए से, क्यों? क्योंकि ये भी डिजर्व करता था लेकिन इसको तो नहीं मिला, तो अब बी रेवोल्यूशन लेके आएगा। तो एरिस्टोटल के कहने का क्या मतलब है कि प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी ट्रीट ऑल मास्टर्स इक्वली, अगर आप डिजर्व करते हो तो सभी को इक्वली ट्रीट करो, जो लोग स्लेव्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करो, जो लोग लेजी हैं, जो लोग अपनी क्वालिटी के ऊपर अगर आप देखो तो वो डिजर्व नहीं करते हैं, तो उनको भी इक्वली इक्वली वो करो। मतलब सभी स्लेव्स को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, सभी मास्टर्स को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, मास्टर्स को स्लेव्स के साथ में मत करो। मतलब जब हम यहाँ पर ए को बी के साथ में इक्वेट कर रहे थे, ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इस केस में ए ने ज्यादा मेहनत की है, ए के पास में रीजन है, इंटेलिजेंट है, मेंटली ज्यादा स्ट्रांग है, तो ए मास्टर है, बी स्लेव है इसमें। ऐसे ही अगर आप मास्टर्स को अलग अलग, मतलब दो मास्टर्स हैं, ठीक है, ये दोनों ही मास्टर है, दोनों ने 90% लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको इनइक्वली अगर आप ट्रीट करोगे तो ये भी जस्टिफाइड नहीं है, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। तो अपना जो जस्टिस का आइडिया, तो फिर क्या चीज जस्टिफाइड है, क्या चीज जस्टिसेबल है देन, ये अपना कॉमन सेंस लगा करके अपनी थ्योरी देंगे, आइडिया ऑफ जस्टिस अपना देंगे। प्लेटो ने क्या किया था, प्लेटो ने कॉमन सेंस नहीं लगाई थी, प्लेटो ने एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी। एब्स्ट्रैक्ट मतलब प्लेटो ने इमेजिनेटिव थ्योरी दी थी, खुद ही इमेजिन करके कि जस्टिस का आइडिया कैसा होगा, ऐसे करके दी थी। लेकिन ये कॉमन सेंस लगा करके बोलते हैं कि सोसाइटी में जो जस्टिस का आइडिया है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए। तो ये इक्वालिटी, कौन सी इक्वालिटी को प्रपोज करते हैं एरिस्टोटल, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। तो अपने ये चीज याद रखनी है आपको, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। और कौन से जस्टिस को प्रमोट करते हैं, कौन से जस्टिस को प्रपोज करते हैं, दो टाइप के जस्टिस को, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये, और दूसरा है रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा वो प्रोपोर्शनेट जस्टिस की बात कर रहे हैं, ये भी प्रोपोर्शनैलिटी पे बेस्ड होगा। जस्टिस का क्या मतलब होता है कि जो सोसाइटी में जो रिसोर्सेज होते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। जैसे गूगल के पास में रिसोर्सेज थे, गूगल के पास में पैसा था जो इनको सैलरीज में देना है, लोगों को हायर करना है, तो वो कैसे पैसा दिया जाए, किस क्वालिटी पे दिया जाए, किस बेसिस पे दिया जाए, वो रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो एरिस्टोटल का कहना है कि स्टेट की जो पॉलिसी है इस मामले में गूगल इज एक्टिंग एज स्टेट, ठीक है, कि जो स्टेट की पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस की जो पॉलिसी है कैसी होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी, स्टेट को ऐसे इंसान को रिवॉर्ड करना चाहिए उस हिसाब से जिस हिसाब से उसने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आपने ज्यादा मेहनत की आपको ज्यादा मिलेगा, आप लेजी हो तो फिर आपको कम मिलेगा। तो प्रोपोर्शनेट रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में प्रोपोर्शनेट जस्टिस हम देखेंगे, यानी अगर हम दो लोग जो इक्वल हैं उनको अगर इनइक्वली ट्रीट करते हैं तो ये इनजस्टिस है, ये सही नहीं है। ऐसे ही जो लोग आपस में इक्वल नहीं है अगर उनको इक्वल आप करते हो, ठीक है, तो भी अगर जैसे मान लो ए और बी है, ए ने 90 लिए थे, बी ने लिए थे 70, और आप इनको इक्वल ट्रीट कर रहे हो तो भी इनजस्टिस है ये। तो यानी डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस हिसाब से, जिस प्रोपोर्शन में आपने कंट्रीब्यूशन दी है उस हिसाब से आपको ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी मेरिट और डेजर्ट के बेस पे ट्रीट किया जाना चाहिए। दूसरा जस्टिस का ये बोलते हैं रेक्टिफिकेटरी जस्टिस के बारे में बात करते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि जो स्टेट का जो ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम होता है, वो जो जो कोर्ट फॉलो करती हैं
उसमें रेक्टिफिकेटरी जस्टिस फॉलो होना चाहिए। ग्रीवांस रिड्रेसल का क्या मतलब होता है? मतलब कोई भी, जैसे कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हुई है, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सोसाइटी में किसी की वजह से, तो आप जाओगे कहाँ पर? कोर्ट में जाओगे, तो कोर्ट डिसीजन लेता है। पुराने टाइम में क्या होता था कि राजा होता था, ठीक है, और मान लीजिए कि उसका भाई है प्रिंस, और उसी के राज्य में एक कॉमन सिटीजन है, ठीक है। अब राजा जो है कोर्ट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि सभी फाइनल डिसीजंस राजा लेता है, ठीक है, रिगार्डिंग दिस। तो मान लीजिए कि प्रिंस है, प्रिंस ने क्राइम कमिट किया है, दैट ही हैज किल्ड समबडी, मर्डर किया है, और एक कॉमन सिटीजन ने सिर्फ चोरी की है, थेफ्ट, चोरी। तो इस केस में क्या होगा? राजा, पुराने टाइम में ऐसा होता था कि क्योंकि ये प्रिंस है, ठीक है, रूलिंग क्लास के, उससे हाई क्लास में आता है, मास्टर क्लास में आता है, तो इसको पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। लेकिन कॉमन सिटीजन ने अगर चोरी भी की, तो इसके लिए उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, डेथ सेंटेंस दे देंगे, मौत की सजा सुनाई जाएगी, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस दिया जाता था। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि ये चीज भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो कॉमन लोग होंगे, जो कि मेजोरिटी में है स्टेट में, क्योंकि ज्यादा लोग, देखो, रिच लोग कम होते हैं, पुअर लोग ज्यादा होते हैं किसी भी कंट्री में, ये आपने नोटिस किया होगा, रिच लोग बहुत कम होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है। तो जो पुअर लोग होते हैं, जो कॉमन सिटीजन होंगे, उनको इनइक्वल फील होगा कि हमने तो जरा सा क्राइम किया और उसके लिए हमको मौत की सजा, और प्रिंस ने जबकि किसी को मार दिया, उसके बावजूद उसको कोई सजा नहीं। पहले ऐसा था, तो एरिस्टोटल इसमें बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, रेक्टिफिकेटरी जस्टिस होना चाहिए। यानी इसमें भी प्रोपोर्शन पे डिपेंड करेगा, जो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, जो आपको पेनल्टी दी जाएगी, वो आपने कितना नुकसान पहुंचाया है उसके बेसिस पे दी जानी चाहिए। यानी एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, अगर अगर आपने मर्डर किया है तो आपको कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए। आपने थेफ्ट किया है, विच इज़ अ वेरी पिटी क्राइम, ज़्यादा बड़ा क्राइम नहीं है, छोटा सा ही है, तो इसके लिए हो सकता है आपको 1-2 हफ्ते के लिए जेल भेज दो, या फिर आपको फाइन लगा दो आप पे, कि आपने चोरी की तो फाइन भर दो, ठीक है, और आपको 1-2 महीने के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए जेल भेज दो। ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मर्डर के लिए जस्ट बिकॉज ये इनइक्वल ट्रीटमेंट इसमें हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से भी फिर फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी आती है। तो यानी अपनी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में जो वो सब चीज़ें बताते हैं, उसमें ये बताते हैं कि हमको ये करना चाहिए, ऐसा सिस्टम होगा, ऐसा इनइक्वालिटी हटाओगे अगर आप सोसाइटी में से, तो फिर सोसाइटी स्टेबल रहेगी। तो इक्विटी की बात करते हैं ये बोलते हैं इक्वालिटी होनी चाहिए विद जस्टिस। जस्टिस यानी प्रोपोर्शनल में, इक्वालिटी दो लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी में, डिपेंडिंग अपॉन योर मेरिट, उस टाइप की इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये चीज याद रखनी है कि स्लेव्स को, सभी स्लेव्स को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, सभी मास्टर्स को इक्वली। मास्टर्स को स्लेव जैसे ट्रीट नहीं करना है, स्लेव्स को मास्टर जैसे ट्रीट नहीं करना है, लेकिन स्लेव्स अगर बहुत सारे हैं तो उनमें कोई डिफरेंस मत करो, उनको इक्वली ट्रीट करो सबको। दिस इज थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। अब इसका इवैल्यूएशन देखते हैं। अभी तक जितना समझाया समझ में आया? थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये तीनों हमने यहीं पे कवर कर ली, ठीक है। अब इसका इवैल्यूएशन करते हैं कि कहाँ, किस हद तक जो एरिस्टोटल है वो सही है। अब देखो एरिस्टोटल क्या कर रहे हैं, एरिस्टोटल इसमें इनजस्टिसेस को जस्टिफाई कर रहे हैं। इट इज एक्चुअली नॉट द थ्योरी ऑफ जस्टिस, इट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो मास्टर्स हैं उनको मास्टर्स की जैसे ट्रीट करो, स्लेव्स को स्लेव्स जैसे ट्रीट करो, ठीक है। तो मेरिट के ऊपर ही सारी चीज अगर तुमने लगा दी, मेरिट, ये क्या बोलते हैं एरिस्टोटल के, मेरिट शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, की मेरिट के बेसिस पे ही लोगों को चीजें दो। लेकिन आज के टाइम के बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, जैसे अमर्त्य सेन, तो इसमें आप अमर्त्य सेन का व्यू लिख सकते हो। अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन जो आज के टाइम के कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स होते हैं, आज के टाइम के जो स्कॉलर्स हैं, अभी हाल ही में जो
एरिस्टोटल तो बहुत पुराने एंशियंट टाइम के हैं। आज के जो टाइम के जो स्कॉलर्स हैं, कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स, ये बोलते हैं कि मेरिट का जो होता है ना कॉन्सेप्ट, मेरिट का जो आर्ग्यूमेंट लोग देते हैं कि मेरिट के बेस पे हर चीज होनी चाहिए, ये फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये सही नहीं है। तो अगर इंडिया में ये जो डिमांड की जाती है कि रिजर्वेशन को हटाया जाना चाहिए, ये सही आर्ग्यूमेंट नहीं है। आज के स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं। तो ये बोलते हैं कि देखो, डिफरेंस होता है, मेरिट एंड अपॉर्चुनिटी में लिंक होता है, ठीक है, सर्कमस्टांसेस में बहुत डिफरेंस होता है। अब दो इंसान हैं, दोनों मेहनती हैं, एक शहर में रहता है और एक गांव में रहता है, एंड ही इज अ दलित ऑल्सो, एंड दिस पर्सन इज फ्रॉम अर्बन एरिया। तो अब इस केस में इनइक्वालिटीज रहेंगी, ठीक है। अब इसको भी अपॉर्चुनिटी दी गई है पढ़ने के लिए, इसको भी दी गई है, लेकिन जो शहर में रिसोर्सेज आप देखोगे वो बेहतर होंगे, गांव के जो रिसोर्सेज होंगे बेहतर नहीं होंगे। गांव में गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल की जो क्वालिटी एजुकेशन होती है बहुत पुअर होती है, ठीक है। और शहर में जो क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है किसी भी प्राइवेट स्कूल में, अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली बेहतर होती है। इनफैक्ट अगर डिफरेंशिएट करोगे तो जो शहर के भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गांव के गवर्नमेंट स्कूल से बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि गांव के गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, क्वालिटी वाइज नहीं पढ़ाया जाता, शहर में फिर भी सही पढ़ाया जाता है कंपैरेटिवली। अब इसको अगर प्राइवेट से कंपेयर करोगे तो फिर तो वो तो बहुत ही आगे हो गया क्वालिटी एजुकेशन में। तो अगर ये लोग दोनों compete करेंगे तो इसमें मेरिट इसी की आएगी, क्यों? क्योंकि इसके पास में बेहतर रिसोर्सेज थे, ठीक है। तो सिर्फ मेरिट की बात करो, ये कितना भी कोशिश कर ले, मेहनती ये भी था, ये भी 10 घंटे पढ़ता था और ये 12 घंटे पढ़ता था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके जो 10 घंटे थे वो ज्यादा नंबर या ज्यादा, बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, लाइट रहती है इनके घर में। गाँव में हो सकता है लाइट नहीं है तो रात को पढ़ ही नहीं पाया स्कूल में, पहले ही दिन में स्कूल अटेंड करना होता है, फिर हो सकता है कि फैमिली की हेल्प करनी हो एम्प्लॉयमेंट में, फिर उसके बाद शाम को शायद पढ़ना हो तो तब लाइट नहीं होगी, गर्मी में कैसे पढ़ेगा, ठीक है। और खाने पीने में भी काफ़ी डिफरेंस होते हैं, क्योंकि शहर वाले बच्चों को अच्छा खाने पीने को मिलेगा तो उनका दिमाग और चलेगा, ठीक है। बिना, अगर आप खाना खाए या कम खाते हो तो माल न्यूट्रिशन होगा, जिसकी वजह से ब्रेन का भी डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं था कि ये इंसान मेहनती नहीं था, मेहनती था, इसको भी अपॉर्चुनिटीज दी गई थी, लेकिन सर्कमस्टांसेस अलग अलग थे। तो मेरिट और सर्कमस्टांसेस में हमेशा लिंक रहता है। इंडिया में ही देख लो, मासिव इनइक्वालिटीज हैं। तो मेरिट इकलौता, अगर मेरिट फॉलो हम करेंगे अकेले तो ये प्रिंसिपल नहीं हो सकता, क्योंकि इस तब तक मेरिट हम फॉलो नहीं कर सकते जब तक सोशल लेवलिंग ना हो। सोशल लेवलिंग का मतलब होता है सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे ना आ जाए, यानी चाहे शहर हो चाहे गांव हो। अब जैसे यूएसए में है, यूएसए में देयर इज सोशल लेवलिंग, चाहे आप कंट्री साइड का स्कूल ले लो या फिर आप जो भी आपका शहर का स्कूल होता है, एजुकेशन की क्वालिटी सेम रहती है, खाने पीने का सब कोई कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो वहां पर सोशल लेवलिंग होती है, वहां पर मेरिट हो सकता है प्रिंसिपल। लेकिन इस केस में, इंडिया के केस में, ऐसी कंट्रीज के केस में, जब तक सोशल लेवलिंग नहीं होगी, जब तक सभी बराबर नहीं आ जाते, तब तक मेरिट प्रिंसिपल नहीं हो सकता। तो यानी जो एरिस्टोटल का कहना है कि मेरिट के ऊपर होना चाहिए, ये एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसे आज के स्कॉलर्स बोलते हैं। अमर्त्य सेन भी सेम चीज बोलते हैं, कि अमर्त्य सेन बोलते हैं कि सिर्फ रिजर्वेशन से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ रिजर्वेशन से भी काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग। देखो, रिजर्वेशन दिया है दलित्स को, ठीक है, अब SC ST इन लोगों के पास में रिजर्वेशन है, ऐसी माइनॉरिटीज के पास में भी रिजर्वेशन है, ठीक है। तो इन लोगों के पास में है रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन के बावजूद इनका सोशल लेवल आप देखोगे तो वो इक्वल नहीं है दूसरे कास्ट के मुकाबले, ठीक है। अब हो सकता है कि वो लोग भी पुअर हों, लेकिन द वे दे हैव बीन ब्रॉट अप, या उनकी जो फैमिलीज हो सकती हैं, वो उनके फादर और उनके जो मदर होंगे वो फिर भी कंपैरेटिवली बेटर कंडीशंस में होंगे। विद दलित्स, इनका कहना है कि इनके केस में पहले ही इतनी सब चीज़ें, ये इतना जो भी सोशल एम्बैरेसमेंट होता है वो अलग होता है इन लोगों का, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट इनके पास में इतनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती,
इनके एम्प्लॉयमेंट पैसा नहीं होता इनके पास में बच्चे पढ़ाने का, या ये सब चीज़ें होती हैं। तो पॉइंट इज, अभी भी अगर आप देखोगे सेंसस 2011 का डेटा, सेंसस 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग आज भी जो आप देखोगे दलित की जो पॉपुलेशन है, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, सबसे हाईएस्ट है। तो ऐसा नहीं है, देर आर पीपल दोज हु से दैट कि जो दलित्स होते हैं उनके केस में अब गवर्नमेंट को हटा देनी चाहिए, मतलब इनका अपना पर्सपेक्टिव है, दूसरे स्कॉलर्स का अपना पर्सपेक्टिव है। रिजर्वेशन का एक अलग से टॉपिक है, अफर्मेटिव एक्शन का एक अलग से टॉपिक है। उसमें अमर्त्य अमर्त्य सेन बोलते हैं कि सिर्फ रिजर्वेशन अलोन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये शायद ज्यादा कारगर साबित ना हो, साथ ही साथ गवर्नमेंट को कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी चाहिए। देखो कैसे, अब रिजर्वेशन में भी दलित में देखो आप, दो टाइप के हैं, दोस्त जिनके पेरेंट्स कैसे भी करके निकल गए आगे और शहर में पहुंचे अर्बन एरियाज में, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो अभी भी रूरल में ही है, ठीक है। और इट डिपेंड्स अपॉन कि क्या ग्रोथ है, क्योंकि फैमिली, देखो फैमिली एनवायरनमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। अगर लोग ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरिट ही होना चाहिए, तो फैमिली एनवायरनमेंट इज अ बिग थिंग। हो सकता है कि जो लोग अपर कास्ट होती है उनका जो फैमिली कल्चर होता है, जो भी एनवायरनमेंट होता है, बहुत पीसफुल होता है, इनके सब दालित इज डिफरेंट। तो वो सब चीज़ों की वजह से भी काफ़ी चेंज हो जाता है, मतलब काफ़ी बच्चों पे असर पड़ता है, उसकी वजह से पढ़ भी नहीं पाते या दिमाग उस टाइप से नहीं चलता। आपके पेरेंट्स की क्या वैल्यूज़ हैं, इस पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं? ये वैल्यूज़ तब आती हैं जब आप एजुकेटेड हो, या आपकी जो फॉर फादर्स होंगे वो भी अगर एजुकेटेड होंगे, तो ये वैल्यूज़ पास ऑन हुई होंगी। फैमिली किस तरीके से बिहेव कर रही है वो ऐसे पास ऑन होती है। तो पॉइंट इज कि ये जो दलित हैं इसमें भी मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरियाज की ही है आज भी। तो अगर आप रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करते हो, तो रिजर्वेशन में मान लीजिए 10% आपने, 15 to 20% आपने SC ST को दे दिया, ठीक है, 50% है वैसे तो इन टोटल, एंड 50 फॉर द जनरल कैटेगरी। अभी 10% उनके लिए आ गया है EWS के लिए अलग से। बट पॉइंट इज कि ये जो आपको रिजर्वेशन दिख रहा है, इसको जो यूटिलाइज करने वाले होंगे, यहाँ लोग कम यूटिलाइज करेंगे इसको। ये लोग सबसे पहले जनरल कैटेगरी में कुछ लोग बोलते हैं कि उनके में compete करेंगे, इनमें से हो सकता है कि जो लोग अच्छे हैं, लिटरली में कम्पिटिटिव हैं, वो जनरल कैटेगरी की सीट एक्वायर करें, फिर वो तो मेरिट बेस पे हुआ। लेकिन इन लोगों के लिए जो रिजर्वेशन है, इनमें से कुछ बच्चे कामयाब होंगे, लेकिन व्हाट अबाउट दीज पीपल, दीज, यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की गई है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है लो प्राइसेस में, चीप प्राइसेस में, मतलब चीप फीस लेकर के, वो क्वालिटी नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट को क्वालिटेटिव करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने अब जो ये मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ये भी इसी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए है। क्यों? क्योंकि खाना एटलीस्ट स्कूल में आएंगे, एक टाइम का प्रोटीन इंटेक उनका बढ़ेगा, प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा तो ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग लगेगा, यू नो दैट वे। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग में आता है सब। तो आज के जो स्कॉलर्स हैं जैसे अमर्त्य सेन हो गए, ये कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं कि जब तक सोशल लेवलिंग नहीं हो जाती तब तक मेरिट के ऊपर बेस मत रखो, तब तक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी रिजर्वेशन अलाउ होना चाहिए। तो मेरिट अलोन कैन नॉट बी द प्रिंसिपल। तो आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे, एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था इक्वालिटी का या जस्टिस का, काफी हद तक सही बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इग्नोर नहीं कर सकते। वी मे डिसअग्री, हो सकता है कि हम इनको ये बोलें, जैसे कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स बोलते हैं कि मेरिट अकेले इम्पॉर्टेंट नहीं होता, सर्कमस्टांसेस भी होती हैं, ऐसे सिचुएशंस भी होती हैं लोगों की। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, अब हजारों लोग पढ़ रहे हैं UPSC के लिए, लेकिन हर किसी के अपने चैलेंजेस हैं। देर आर पीपल जिनके फैमिली एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, दूसरों का क्या है, बहुत सारे सिबलिंग्स हैं, एंड सिबलिंग्स का क्या है, उनमें से बाकी सब नहीं पढ़ते, आप पढ़ने वाले हो, लेकिन वो लोग शोर मचाते हैं, वो लोग गेम खेलते हैं एंड टीवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, पार्टीज में जाते हैं, बाहर फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, और आप अपना घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो ये असर पड़ता है उनका भी। आप कैसे एनवायरनमेंट में हो, किन सर्कमस्टांसेस में पढ़ रहे हो, उसका बहुत असर पड़ता है। हो सकता है आप बीमार हो जाओ या कोई भी चीज़ हो जाए। तो ये जो सोशल लेवलिंग करने की ज़रूरत है, ये जो सर्कमस्टांसेस होते हैं इनके साथ में लिंक्ड होते हैं मेरिट। तो इसीलिए हम डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका जो कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी का, कि इनइक्वालिटी की वजह से इट इज़ द
कॉज ऑफ कॉज बिहाइंड ऑल रेवोल्यूशन, ये काफ़ी हद तक ये बिल्कुल सही बोला इन्होंने, ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि यस इनइक्वालिटी इज़ द यूनिवर्सल कॉज, क्योंकि जहाँ पर भी आप देखो इनइक्वालिटी फील हुई है वहीं पे लोगों ने रिवोल्ट किया है। चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, रशियन रेवोल्यूशन हो, चाइनीज़ हो, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, सभी में लोगों ने जो रिवोल्ट किया था इसीलिए किया था क्योंकि इनइक्वालिटीज थी सोसाइटी में। अभी रिसेंटली जो अरब स्प्रिंग हुआ था 2010 में, दिसंबर 2010 में, ये भी रेवोल्यूशन है, अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, अरब स्प्रिंग को जैस्मिन रेवोल्यूशन। कहाँ पे शुरू हुआ था ये, वाना रीजन में, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, वाना रीजन। यहाँ पर था कि डिक्टेटरशिप थी यहाँ पर, और लोग बहुत तंग आ चुके थे क्योंकि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी लोगों के पास में। आपके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, पैसा नहीं होगा खाने के लिए, और मतलब इन सब चीज़ों के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर ट्यूनीशिया में स्टार्ट हुआ था, और धीरे धीरे करके सभी जगह पर ये स्टार्ट होगा, जहाँ पर इजिप्ट फैल जाएगा, ये वेस्ट एशिया में भी, जहाँ पर ये अपने डिक्टेटर के अगेंस्ट में रिवोल्ट करेंगे, और इनको रिवोल्ट करके यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो समझ में आया ये चीज़ कि इनक्वालिटी जहाँ पर भी होगी वहाँ पर रेवोल्यूशन आएगा ही आएगा, इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था एरिस्टोटल ने। तो ये है एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। अब डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ लॉ, और उसके बाद आ जाएगा हमारा फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस खत्म हो जाएगा तब हम खत्म कर देंगे आज का टॉपिक अपना। फिर प्लेटो का इवैल्यूएशन रह जाएगा, वो हम कल की हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन है उसमें कवर कर लेंगे, और मैकियावेली भी उसी में हो जाएगा। फिर मैकियावेली इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक। मैकियावेली में बस कुछ सजेशंस देते हैं, मैकियावेली कुछ एडवाइजेस देते हैं, वो सभी हमको समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जो शुरू होगा, अभी तक शायद थोड़ा आपको, अभी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डिफिकल्टी आ रही होगी। हाँ जी उमंग, प्रांजल, व्हाट अबाउट यू, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है आप लोगों को समझने में? कोई इंग्लिश में अगर टर्म यूज कर रही हूँ नहीं समझ में आती है तो प्लीज पूछ लीजिए। हिंदी मीडियम के लिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, किसी को भी, चाहे इंग्लिश भी हो, आप लोग प्लीज दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे। कल हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं अपने। वैसे मैं साथ साथ आपसे डाउट लेती हूँ जब भी मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन बाद में भी अगर आपको डाउट आता है पूछ लीजिएगा, ठीक है, डोंट फील हेजिटेटेड। अब बात करते हैं एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ लॉ। ये जो लॉ की थ्योरी है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में दी गई थी? जो प्लेटो ने अपनी थ्योरी दी थी फिलोसोफर किंग की, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए एरिस्टोटल ने लॉ की बात की थी, क्योंकि फिलोसोफर किंग में प्लेटो ने बोला था कि फिलोसोफर किंग के पास में एब्सोल्यूट पावर इन्होंने दी, यानी इन्होंने रूल ऑफ अ पर्सन को प्रेफर किया। फिलोसोफर किंग पर्सन है तो इट इज अ रूल ऑफ पर्सन। एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया कि देखो रूल ऑफ पर्सन टायरनी डिक्टेटरशिप में जा सकता है, रूल ऑफ लॉ बेहतर होता है, ये बेटर है, ये बेहतर है, क्योंकि लॉ जो होता है, लॉ में रीजन भी होता है। फिलोसोफर किंग के पास में रीजन है, लॉ में भी रीजनिंग होती है, लॉ में भी लॉजिक होता है, लेकिन फिलोसोफर किंग में तो पैशन भी होता है, एपिटाइट भी होती है, लॉ में पैशन नहीं होता। इसीलिए एरिस्टोटल प्रेफर करते हैं लॉ को। यानी जो मैं अभी थ्योरी ऑफ लॉ आपको बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग पे, तो आप इसमें क्रिटिसिज्म किसका लिखेंगे? एरिस्टोटल का। और ये सेम चीज लिखेंगे जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एरिस्टोटल प्रेफर्स रूल ऑफ लॉ रादर देन रूल ऑफ अ पर्सन, बिकॉज लॉ इज अ रीजन विदाउट पैशन। लॉ के अंदर में लॉजिक है, लेकिन लॉजिक के साथ साथ में इसमें पैशन नहीं है। फिलोसोफर किंग में दोनों चीजें थी, रीजन भी था, पैशन भी था। हो सकता है कि आगे जाकर के पैशन, उनकी जो एपिटाइट है, डोमिनेट कर जाए। अगर वो डोमिनेट कर गई तो फिर फिलोसोफर किंग टायरनी करेगा, मतलब एब्सोल्यूट पावर को अपनी करके डिक्टेटर बन जाएगा। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि लॉ बेहतर रहता है, एंड इसी वजह से हम इनको, इन्होंने रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया था, तो हम इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी बोलते हैं। रूल ऑफ लॉ इसी पर डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लॉ लिखा गया है,
उसको फॉलो करना चाहिए। तो ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। रूल ऑफ लॉ देखो, रूल ऑफ लॉ इसलिए बेहतर है क्योंकि रूल ऑफ लॉ में एग्जीक्यूटिव के ऊपर लिमिटेशन होती है। अगर रूल ऑफ लॉ अप्लाई किया जाए तो जो भी एग्जीक्यूटिव है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, तो उन पे भी लिमिटेशंस होती हैं, वो भी लॉ के अंडर में आ जाते हैं। फिर मतलब वो अगर कोई गलत काम करेंगे तो उनको भी फिर वो किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है। फिलोसोफर किंग जो है, फिलोसोफर किंग अगर लॉ रहेगा तो ऐसा किंग, ऐसा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वो लॉ के अगेंस्ट में काम नहीं कर पाएगा, लॉ के अगेंस्ट में एक्ट नहीं कर पाएगा इन एन आर्बिट्ररी मैनर। आर्बिट्ररी मतलब अपने मन मुताबिक, ठीक है, अपनी मर्जी से करप्ट वे में काम नहीं कर पाएगा अगर रूल ऑफ लॉ रहता है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 14 में ये मेंशन किया गया है दैट आर्टिकल 14 किस चीज से रिलेटेड है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। यस, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब चाहे आप किसी भी रिच क्लास का पार्ट है या पुअर क्लास का पार्ट है, आपको लॉ की नजर में, लॉ के सामने आप सभी इक्वल हैं। किसी को भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है किसी को ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए और किसी को एकदम मतलब बेकार ट्रीटमेंट। नो, आर्टिकल 14 यही मेंशन करता है रूल ऑफ लॉ की, कि लॉ सबसे ऊपर है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिए जाएंगे। इट इज ओनली सोशल जस्टिस, नॉट रूल ऑफ लॉ। ठीक है, सोशल जस्टिस जो हमें इसमें दिया जाता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का, तो इसमें सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से ये चीज दी गई है। ठीक है, तो यानी चाहे आप प्रेसिडेंट हो, चाहे आप कोई भी हो, आप आओगे लॉ के अंडर में ही अल्टीमेटली। सो ही रिजेक्ट्स प्लेटो व्यू ऑन फिलोसोफर किंग। रिजेक्ट करते हैं क्योंकि प्लेटो है यूटोपियन। प्लेटो बोलते हैं कि फिलोसोफर किंग को पावर दे दो, फिलोसोफर किंग के पास में रीजन है, सबसे अच्छा वही रूल करेंगे। तो ये तो यूटोपियन हो गए ना, इम्प्रैक्टिकल हो गए। ये तो मतलब ऐसा है कि इमेजिनेशन में सोचा कि ये सबसे बेस्ट है, हो सकता है कि वो आगे जाकर के टायरनी में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए ये रिजेक्ट कर देंगे एरिस्टोटल। और ये जस्टिफाई करेंगे रूल ऑफ लॉ को इस बेसिस पे कि देखो रूल ऑफ लॉ और जो रूल ऑफ नॉलेज होती है ये सेम ही होती है उनके लिए। रूल ऑफ लॉ के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन रूल ऑफ नॉलेज मतलब फिलोसोफर किंग, ठीक है तो सेम। अभी हम फिलोसोफर किंग की बात कर रहे हैं, इसमें टायरनी की बात नहीं कर रहे हैं हम इसमें। हम बात कर रहे हैं मोनार्की की, कि रूल ऑफ लॉ है और कहीं पे रूल ऑफ नॉलेज है। तो रूल ऑफ नॉलेज और रूल ऑफ लॉ सेम होते हैं, लेकिन लॉ के अपने बेनिफिट होते हैं एडिशनल। कैसे? देखो इसमें क्या रहेगा, लॉ ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो रूल ऑफ लॉ होता है और जो रीजन होता है, नॉलेज होती है, दैट मीन्स लॉजिक जो होता है वो सेम होते हैं। लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ रीजन। लॉ कैसे बनाया जाता है? रीजनिंग के साथ में। अगर मान लो हम लोगों को कोई लॉ बनाना है तो हम आपस में पहले डिबेट करेंगे, खूब लॉजिक लगाएंगे कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, उसके बेसिस पे बाद में डिसाइड करके लॉ बनाएंगे। तो लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ रीजन। उसके बाद लॉ इज आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजन। अब बेहतर बात यह है कि लॉ जो बनाया जाता है, रीजनिंग होती है अंदर अपने सोल में, लॉ होती है आउटवर्ड, बाहर। बाहर जो रीजन का मैनिफेस्टेशन होता है वो लॉ होता है। रीजन इनवर्ड होता है सोल के अंदर में, लेकिन लॉ जो होता है वो आउटवर्ड होता है। तो ये बोलते हैं रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन रूल ऑफ रीजन। लॉ में रीजन भी होता है लेकिन फिर भी लॉ ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि इसमें एडिशनली चीजें होती हैं। लॉ और जो रीजन होता है दोनों सेम पर्पस फॉलो, सिमिलर पर्पस करते हैं, सिमिलर चीज बताते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। लेकिन लॉ के जो बेनिफिशियल ये होते हैं कि लॉ इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल का मतलब इसमें पैशन नहीं होता। पर्सनल होता है समथिंग जिसमें आप अपना भलाई अपनी भी सोच सकते हो, लेकिन लॉ में ऐसा नहीं होता। लॉ इज इम्पर्सनल। लॉ आप देखो देखो, रूल ऑफ रीजन जो हो गया यानी नॉलेज जो फिलोसोफर किंग ने बनाई है, फिलोसोफर किंग की तो सिर्फ एक बंदे की विजडम हो गई। फिलोसोफर किंग में एक ही बंदे की विजडम है, एक गिवन सिचुएशन में जो वो सोच सकता है, उसकी विजडम जैसे काम करी वैसा लॉ बना दिया। लेकिन लॉ में क्या होता है, इट इज़ द कलेक्टिव विजडम ऑफ एजेस। मतलब बहुत सारे लोग बहुत टाइम तक डिबेट करते हुए आए होंगे और आज तक भी जो चीज़ें कंटिन्यू कर रही हैं, दैट मीन्स ये
एक बंदे की नहीं है, इट हैज बीन कमिंग सिंस एजेस। तो ये ज्यादा बेहतर है कि विजडम ऑफ अ पर्सन इज बेहतर। ऑब्वियसली विजडम ऑफ एजेस इज बेहतर, क्योंकि उसमें विजडम ऑफ मेनी पीपल होगी जो आपस में डिस्कशन करके बनाएंगे। तो प्रेफरेबल क्या होता है, विजडम ऑफ मेनी। बहुत सारे लोगों ने जो डिबेट एंड डिस्कशन करके अपनी वाइजनेस लगा करके जो डिसीजन लिया है वो ज्यादा बेहतर होगा रादर देन अ पर्सन जो खुद अकेला सोच रहा है कि सबके लिए क्या बेहतर है। इसीलिए ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। और दूसरा देखो, लिमिटेशंस है रूल ऑफ लॉ की। लिमिटेशन क्या है, जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात कर रहे हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन रूल ऑफ लॉ की अपनी लिमिटेशंस होती है कि ये रिजिड होता है, कुछ चीज़ों पे साइलेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने अगर किसी को काफ़ी गलत बोला, ठीक है, उसको ह्यूमिलेट किया पब्लिक में कि तुम तो पागल हो, लाइक दैट। तो अकॉर्डिंगली इस पे कुछ नहीं बोलता है लॉ, साइलेंट है। कुछ ऐसी चीज़ों पे साइलेंट होता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ तक अलाउड है, ठीक है, उन आधी चीज़ों पे साइलेंट होता है। कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में दी गई हैं, जैसे राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ आर्टिकल नंबर 21, उसके अंदर में राइट टू लाइफ में तो बहुत चीज़ें आ सकती हैं फिर, कि बेहतर लाइफ के लिए एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। तो उस चीज़ पे लॉ साइलेंट रहता है, अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट अलग से। अभी आज के टाइम पे तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसमें एबडेशन करती रहती है, जब उसको लगता है कि हाँ ये राइट टू प्राइवेसी में होना चाहिए, डालती रहती है। तो उसका एम्बिट बढ़ रहा है। लेकिन जब तक कुछ लिखा नहीं जा रहा है तब तक तो लिमिटेशंस हो गई ना, कि वो बहुत रिजिड है, साइलेंट है किन्हीं चीज़ों पे। बस जो चीज़ लिखी गई है वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। सो रूल ऑफ लॉ, लेकिन लिमिटेशंस है, लेकिन इट इज़ अ गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का मतलब ये बोलते हैं कि बेस्ट के चक्कर में आपको लगता है कि फिलोसोफर किंग रीजन पे डिपेंड करता है, तो इसमें ये हर चीज़ पे साइलेंट नहीं होगा, हर चीज़ पे अपना लॉ बना देगा। जो भी फिलोसोफर किंग के पास में प्रॉब्लम लेके आओ वो अपने मुताबिक आपको बता देगा कि ये चीज़ गलत है, अपना रीज़न लगा करके। वो बेशक से ऐसा हो कि बेस्ट माना जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ फिर ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि वो टायरनी में भी तो कन्वर्ट हो सकता है। तो ये गोल्डन मीन फॉलो करते हैं, ये बोलते हैं कि बेस्ट के चक्कर में आप जो गुड है उसको सैक्रिफाइस मत करो। रूल ऑफ लॉ इज गुड। बेस्ट अगर मानते हो कि फिलोसोफर किंग रहेगा तो बेस्ट है, तो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है, सैक्रिफाइस नहीं कर रहे इसका मतलब। तो बेस्ट तो शायद वर्स्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो प्लेटो इसीलिए ये खुद ही मानते थे कि अब उनके जो आइडियाज हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। इसीलिए जब एरिस्टोटल ने जब क्रिटिसाइज किया इस चीज़ में, रूल ऑफ लॉ अपना लेकर के आए और लॉ को सपोर्ट किया, तो प्लेटो क्या करेंगे, एरिस्टोटल के क्रिटिसिज्म के बाद प्लेटो अपने आइडियाज को रिवाइज करेंगे अपनी नई बुक लॉज में। और वहां पर वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, कि लॉज रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है, इनके क्रिटिसिज्म के बाद। तो रीजन हम देखते हैं, रीजन का मतलब होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो आज के टाइम पे यूएसए में है और अब इंडिया में भी है। इंडिया में पहले रूल ऑफ लॉ प्रेफर किया जाता था, यानी जो चीज़ अगर आपकी ऑन पेपर लिखी है तो ऑन पेपर जो लिखा है वही फॉलो किया जाता था। लेकिन इंडिया में देखो, रीजन ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है जो भी बंदा जज है उस टाइम पे वो अपने लॉजिक लगा करके डिसाइड करेगा कि सही भी है कि नहीं है। जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं इसको हम। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इससे एसोसिएटेड होता है, ठीक है। जैसे कि सेम चीज है, सबरीमाला टेम्पल के केस में पहले सुप्रीम कोर्ट ने अलग जजमेंट दिया, आज सुप्रीम कोर्ट ने अलग जजमेंट दिया है। ट्रिपल तलाक केस में अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। ट्रिपल तलाक केस में पहले कुछ अलग था, ठीक है, एंड आज कुछ अलग जजमेंट है। तो आज के टाइम पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जो इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया था, मेनका गांधी केस हुआ था 1978 में। उस टाइम पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। यूएसए में आज भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, यानी सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे, सिचुएशन के बेसिस पे जज डिसाइड करेगा हर चीज की, रीजन लगा करके, लॉजिक लगा करके कि कहाँ हद तक ये सही है, ताकि ये रिजिडिटी जो है वो हटाई जा सके। लेकिन एरिस्टोटल जो है वो रूल ऑफ लॉ को प्रेफर करते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल लॉ को प्रेफर करते हैं
प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को। ओके, सो दिस इज थ्योरी ऑफ लॉ। अब आखिरी टॉपिक है हमारा इवेल्युएशन ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। देखो, प्लेटो को हम बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। फिलोसफी के चलते हमने देखा कि प्लेटो ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे काम किया। प्लेटो ने एजुकेशन पे भी काम किया, फिलोसफी पे, एथिक्स से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें बोली, पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी बातें बोली, तो बहुत सारी में किया। लेकिन जो एरिस्टोटल थे, इन्होंने, इनकी बुक है पॉलिटिक्स, इन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स के सेंटर अराउंड काम किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। मतलब साइंस का मतलब ये नहीं है कि स्पेसिफिक सेंस में साइंस, साइंस का मतलब है कि ये कॉमन सेंस और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी लगा करके, पूरा एनालाइज करके फिर अपनी थ्योरी देते हैं, तो इसीलिए ही इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्रैक्टिकलिटी है इनके आइडियाज में। प्लेटो के आइडियाज में प्रैक्टिकलिटी नहीं है, इमेजिनेशन है। प्लेटो अपने वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में जीते हैं। यानी प्लेटो बोलते हैं कि ये जो वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन है, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में, ये सही नहीं है, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। तो इसीलिए एक राजा को वाइज होना चाहिए, जैसा एक भगवान वाइज होते हैं वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में, किंगडम में परफेक्ट जस्टिस करते हैं, ऐसे ही राजा को भी करना चाहिए। तो इनकी जो बुक लिखी थी प्लेटो ने, वो इंसाइक्लोपीडिया, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे काम किया गया है। लेकिन एरिस्टोटल बोलते हैं कि इसी वर्ल्ड, यही वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है, और एक एक रूलर को इसी वर्ल्ड में वाइज होना चाहिए, कॉमन सेंस अप्लाई करके, साइंटिफिक मेथड अपना अप्लाई करके, अपना कोर आइडिया ये स्टेट पे रखेंगे, रेवोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे। इसीलिए जो इनकी बुक है पॉलिटिक्स की, उसको फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, कि ये पहली टेक्स्ट बुक है। प्लेटो की बुक को नहीं बोलेंगे हम फर्स्ट टेक्स्ट बुक, क्योंकि प्लेटो में तो बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है, सिर्फ पॉलिटिक्स पे नहीं। इसमें पॉलिटिक्स में कोर में इन्होंने किया है काम, एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ इन्होंने एस्टैब्लिश किया। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी यहाँ से शुरू हुई। डेलिबरेटिव मतलब डिबेट एंड डिस्कशंस करके, यानी सभी जो मास्टर्स हैं वो साथ में आएंगे, डिबेट डिस्कशन करेंगे, तो ऐसी डेमोक्रेसी की शुरुआत, ऐसी आइडिया की शुरुआत करने वाले थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने काफ़ी लोगों को इंस्पायर भी किया है आगे, जैसे कि आगे सेंट थॉमस थे, इन मिडिवल टाइम्स इनके काम से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ऐसे ही जॉन लॉक ने मॉडर्न टाइम्स में इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। हैना अरेंट इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं कंटेम्प्रेरी टाइम में, क्योंकि हैना अरेंट ने भी एक्टिव सिटीजनशिप की बात की। एक्टिव सिटीजनशिप की, जैसे एरिस्टोटल ने की थी कि लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, उस हिसाब से। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्लेटो इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। तो इसके बेसिस पे हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी है जो हम पढ़ते हैं, इट इज नथिंग बट फुट नोट्स टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल। इट इज नथिंग बट फुट नोट्स टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल, मतलब हर चीज की जो शुरुआत हो रही है, इन्हीं के कामों पे आगे जा करके आगे वर्क किया गया है। तो ये था हमारा एरिस्टोटल का टॉपिक। वी आर डन विद एरिस्टोटल टुडे। आपको समझ आया सारा? इसको एक बार प्लीज रिवाइज कर लेना। हमारा एरिस्टोटल हो चुका है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है डी फॉर डेलिबरेटिव, डी फॉर डिबेट एंड डिस्कशन। डेलिबरेशंस होंगे, आपस में डिस्कस करके, सोच विचार करके, नेगोशिएट करके ही लॉ बनाया जाएगा। ठीक है, कोई डिसीजन लेना है तो डिस्कस करके लिया जाएगा, दैट इज डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। सो दिस इज एरिस्टोटल। वी आर डन विद एरिस्टोटल टुडे। कल हम डिस्कस करेंगे मैकियावेली। पहले ऐसा करेंगे कल की क्लास में कि मैकियावेली खत्म करेंगे डाउट क्लियरिंग सेशन में, एंड फिर उसके बाद में हम खत्म करेंगे अपना इवैल्यूएशन ऑफ प्लेटो। इवैल्यूएशन कवर करेंगे, ये दोनों चीज़ें हमें कल कवर करनी है, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा, फिर थॉमस हॉब्स हमारा शुरू होगा उसके बाद। ठीक है, अभी के लिए मैं एरिस्टोटल की जो फुल पीडीएफ है वो मैं पोस्ट कर रही हूँ, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, तो रीड करके आइएगा एरिस्टोटल के बारे में। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। कोई चीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है, ग्रुप में। बाय बाय।